CPF एग्ज़ाम का 2023 का पेपर करते हैं। इससे पहले अपन ने सारे पेपर कर लिए थे 2022 तक, 2014 से 2022 तक। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास ये पेपर है पूरा, वही PDF लिया है मैंने साइड से। अब यहाँ पर ये सारे इसके क्वेश्चन है, ये हिंदी में और ये इंग्लिश में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटोग्राफ ऑफ मिस्टर अजीत सेड। मिस्टर अजीत क्या कह रहा है, शी इज़ माई फादर, यानी यहाँ पे अजीत है, अजीत के जो फादर हैं वो यहाँ पे मैं फादर लिख रही हूँ, ठीक है। फादर्स वाइफ, फादर की जो वाइफ है, वाइफ्स सन, सन है। शी इज़ माई फादर्स वाइफ्स सन, सन की ओनली सिस्टर है। ओनली यहाँ पे क्या है, सिस्टर है। ओनली सिस्टर यानी सिस्टर एक ही है। तो पूछा है कि अजीत से उनका क्या रिलेशन, तो अजीत की वो क्या हो गई, सिस्टर हो गई। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, डी। ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ईच टच ईच अदर इफ द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट आर। देखो इस क्वेश्चन को समझो, 3 सर्कल है, 1 2 3, ठीक है। इनके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, यानी कि यहाँ पर ये APQ, ये है यहाँ पे PQ, ये कॉन्टैक्ट मान लो PQ और Q और R, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट हो गए। अब हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द ट्राइंगल PQR। PQR इस वाले का ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। देखो निकालने का सबसे अच्छा सिंपल क्या है, ये देखो यहाँ से हमें पता है ये 5 सेंटीमीटर, ये सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये पूरा 5 और ये 5 हुआ। अपन को ये मिड पॉइंट थ्योरम पता है कि जब यहाँ पे इस साइड में जैसे AB है, तो यहाँ पे कोई भी जैसे C मान लो, तो ये पॉइंट होता है, तो जैसे ये वाला जो साइड होता है, सपोज ये साइड है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मिड पॉइंट के अंदर ये होता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड भी कितना है, ये रेडियस 5, तो ये रेडियस 5, ये रेडियस 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो ये वाला जो साइड है, सपोज ये वाला जो साइड है, सपोज क्या यहाँ पे 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये वाला जो साइड है वो उसके हाफ हो जाएगा। जैसे ये वाला साइड इस वाले के हाफ हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ये वाला साइड इस वाले के हाफ हो जाएगा, ये वाला साइड इस वाले के हाफ हो जाएगा, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे ये क्या 5 5 दे रखे हैं, तो ये वाला जो साइड है हमारा कितना हो जाएगा 5, ये भी कितना हो जाएगा 5 और ये भी कितना हो जाएगा 5, यानी 5 5 आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल होने के कारण हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, √3/4 A का स्क्वायर। ए कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 25/4 √3। और ये ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राइट एंगल ट्राइंगल ABC सच दैट, एक ट्राइंगल है ABC, ABC B कितने पे 90 पर है। पॉइंट D इज पिक्ड ऑन द BC, पॉइंट D को पिक करा है इस पे, तो ये चीज़ हो गई। अब हमसे पूछा है इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBA, यहाँ पे एक ट्राइंगल ये वाला ABC और ट्राइंगल ये DBA सिमिलर दे रखे हैं। इन्होंने बोल रखा है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू कितना है, DBA, DBA, ठीक है, ये D है, DBA आर सिमिलर है, जिसमें इन्होंने बोला है कि AB की जो लेंथ है वो M है, BC की जो लेंथ है वो N है। BC इस पूरी की लेंथ कितनी है, N है। तो हम इस वाली की लेंथ X मान लेते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एरिया, एरिया हमें पूछा है कि क्या चीज़ होगी। अब देखो एक चीज़ समझाती हूँ आपको, ये वाला जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है। इजी भी क्यों है, क्योंकि हमें ये पता है कि इसका जो 2 ट्राइंगल है तो उनका सिमिलर होता है। तो जब एरिया की बात करते हैं वो साइड का स्क्वायर होता है, तो आप इससे डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हो। एक बात तो ये निकल जाएगी, है ना, क्योंकि ये सिमिलर है। अब देखो सिमिलैरिटी वाली प्रॉपर्टी तो मैं यहाँ पे उससे पूरा पढ़ा नहीं सकती, लेकिन तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये चीज़ जो है ना, इसका आंसर तो बहुत सिमिलर निकल जाएगा, सिंपली निकल जाएगा, क्योंकि जो ट्राइंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, उसके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो ये M का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और ये N का स्क्वायर हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा, यानी आंसर तो B अगर तुक्का भी लगाए। अब इसको मैं सॉल्व करके भी बता देती हूँ कैसे करेंगे। ट्राइंगल ABC और ये दोनों सिमिलर हैं, तो देखो एंगल सिमिलैरिटी वाला लगाना, AB/DB इज इक्वल्स टू BC अपॉन BA, और यहाँ पे क्या हो जाएगा AC/DA, ये चीज़ हो गई। अब इसको करोगे तो ये हो जाएगा M/X इज इक्वल्स टू N/M, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, क्योंकि ये वाला क्या होता है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा M² प्लस N² का अंडर रूट, ये चीज़ हो जाएगी। तो ये हो जाएगा M² प्लस N² अपॉन 4 DA, सॉरी दिख नहीं रहा होगा तो मैं ये चीज़ कर देती हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब देखो यहाँ पे DA की वैल्यू निकालोगे आप, DA की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास M/N, ये चीज़, ये DA इधर ले जाओ इसको, ठीक है। ये हो जाएगा M² प्लस N², ये हो गया। अब हमें पता है कि ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, AC का स्क्वायर और DA का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना है
AC कितना है हमारे पास, AC है अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और डी ए की वैल्यू अपनी आई m/n अंडर रूट ऑफ m प्लस n का स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी और ये क्या आ जाएगा n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। सबसे पहले एक तो तुक्का लगाओगे तो ये हो जाएगा, और दूसरी बात इसमें सिमिलैरिटी वाला जो ट्राइंगल है वो कैसे देखते हैं वो चीज़ आनी चाहिए, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन, ऑन अ लार्ज ग्राउंड देयर इज अ स्ट्रेट टॉल वर्टिकल वॉल ऑफ द लेंथ, ये 28 मीटर की एक लेंथ है, एक वो है वॉल दीवार है। अ गोट इज टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच एज एट द मिडल ऑफ द वॉल, यहाँ पे मिडिल में यानी 28 है तो मिडिल में यानी ये 14 और ये 14 हो गया 28 का। ठीक है, 28 मीटर की वॉल है जिसमें से आधे और आधे 14 पर एक गोट को बांध रखा है, जिसकी रस्सी इसे बांध रखा है उसको मिडिल के अंदर। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ द रोप, लेकिन लेंथ की जो रोप है, रोप की जो लेंथ है, रोप की लेंथ कितनी दे रखी है उन्होंने 21 मीटर दे रखी है, यानी 14 + 7 यहाँ से ये चीज़ और यहाँ से भी 7 हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन अराउंड द वॉल दैट द गोट कैन एक्सेस, कितना वो एरिया एक्सेस कर सकती है। अब देखो यहाँ पे ये जो पर्सन है, पर्सन ही मतलब गोट को बांध रखा है यहाँ से मिडिल से, अब जब उसे बांध रखा है तो वो अपनी रोप से इस वाले चक्कर को लगा सकती है। ठीक है, इस वाले चक्कर को लगा सकती है, लेकिन एक बात समझो, यहाँ पे एक चीज़ ये रखी है कि जो स्ट्रेट टॉल वर्टिकल वॉल है, यानी यहाँ तक ये वॉल है, यहाँ तक ये वॉल है, तो ये जो गोट है वो यहाँ तक 14 मीटर तक तो इतनी ही जा सकती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो ये 7 किलोमीटर के इतना भी तो जा सकती है कि नहीं जा सकती, है ना, क्योंकि वॉल तो सिर्फ इतनी है। तो ये अगर ये यहाँ से आई है तो ये यहाँ से घूम के यहाँ जा सकती है, यहाँ से घूम के ये यहाँ जा सकती है कि नहीं जा सकती। तो बस अब इसका आंसर निकाल लेते हैं कि टोटल उसने कितना एरिया कवर करा है। हमसे ये तो पूछा है कि उसने टोटल ये वाला जो एरिया है, ये वाला और ये वाला एरिया कितना कवर करा है। तो अब देखो इसका फॉर्मूला, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर का स्क्वायर, पाई आर। अब देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये वाली चीज़ की बात करो तो 7 और 7, क्योंकि 7 किलोमीटर है, क्योंकि 21 14 में से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 7, तो यहाँ पे कितना हो गया 7 और यहाँ पे भी कितना हो गया 7, तो एक टोटल कितना हो गया 21। तो यहाँ पर पाई आर, अब देखो ये एक हाफ सेमी सर्कल और एक हाफ सेमी सर्कल, यानी कि टोटल कितने सर्कल हो गए, ये एक पूरा सर्कल हो गया। तो ये हुआ पाई आर का स्क्वायर, यानी पाई अपॉन इंटू पाई इंटू आर कितना लेंगे अपन 21 इंटू 21 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ होती है पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ होती है। अब लेकिन एक बात सुनो मेरी, यहाँ पर ये इसने एक सर्कल लिया है तो ये पूरा 21 है, ये पूरा 21 है और ये पूरा 21 है, तो अपन इसको 21 ऐसे रेडियस मान रहे हैं, मतलब मेरी बात समझो, इसको मैंने ऐसे रेडियस, ये पूरा सर्कल ऐसे माना है, ये वाला सर्कल, तो इसका 17 मैंने रेडियस कितना लिया 14 + 7 यानी 17, और यहाँ पे डायमीटर तो इसका कितना हो जाएगा 14 28 प्लस 14, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो लेकिन अपन को तो कितना चाहिए था रेडियस, यानी रेडियस सिर्फ इतना वाला पार्ट चाहिए था, तो रेडियस लिया मैंने 21, लेकिन ये कितना है, ये पूरा एक है, यहाँ से करोगे तो 2 होगा, लेकिन हमने तो आधा लिया है तो इसको अपन क्या कर देंगे हाफ। अब हाफ करेंगे इसको तो ये चीज़ देखो, ये कितना बनेगा 21, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू 21 इंटू 21/2, ये चीज़ हो जाएगी पहला सर्कल। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा सर्कल देखो ये वाली चीज़ है, ये जो हाफ सर्कल देख रहे हो जिसको मैं शेड कर रही हूँ, ये वाला बचा। अब ये वाला बचा तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखो ये वाला सेमी सर्कल पूरा, ये वाला सेमी सर्कल, तो ये पूरा सर्कल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, यानी 7 का 7 और 7। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 22/7, 7 से 7 कैंसिल कर दो, या फिर इसको ऐसे कर लो, कैंसिल कर दो, चलो 7 से 7, क्योंकि यहाँ पे 7 भी क्लियर हो रहा है, यहाँ पे ये हो जाएगा 11। तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 11 इंटू 3 इंटू 21 प्लस करोगे कि 22 इंटू 7, तो ये तो 154 होता है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इसका आएगा 847, तो इसका आंसर हो जाएगा 847, ये चीज़ हो गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, या रेक्टेंगुलर, ये मैं रब कर रही हूँ यहाँ पे कि अ रेक्टेंगुलर वॉल इज डिवाइडेड, रेक्टेंगुलर जो वॉल है उसको, एक मिनट, a rectangular wall is divided into 4 square of equal size where there are 2 rows each having 2 squares। ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर 2 रो हैं, ये 2 रो हैं, एक रो और ये दूसरी रो। अब बोला गया है इन्होंने कि द टॉप लेफ्ट जो है इज कलर्ड विद ग्रीन, इसको ग्रीन से रंग दिया है। ठीक है, इफ इंक्लूडिंग रिंग देयर आर 3 कलर्स अवेलेबल एंड ईच स्क्वायर इज कलर्ड यूजिंग एनी ऑफ दीज 3 कलर सच दैट नो 2 एडजस्टेंट कलर आर पेंटेड विद द सेम कलर देन हाउ मेनी। देखो इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो, इसको नॉर्मली भी कर सकते हो। ग्रीन है, बाकी कलर कौन से हैं, इन्होंने कोई कलर देखो इन्होंने दे रखे होंगे, इंक्लूडिंग ग्रीन देयर आर 3 कलर, इंक्लूडिंग ग्रीन 3 को अवेलेबल करके 3 कलर हैं। अब
4 स्क्वायर 2 रोज इन ईच, कलर नहीं दे रखे शायद यहाँ पे, 3 अवेलेबल इन द स्क्वायर क्रूज। ठीक है, इसमें कलर नहीं दे रखे, चलो मैं मान लेती हूँ एक जो है मेरे पास वो ब्लू कलर है, एक जो है मेरे पास वो रेड कलर है। ठीक है, तो अब इन्होंने पूछा टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसको कॉम्बिनेशंस के टोटल कितने बनेंगे, 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखो कैसे बन सकते हैं कि दोनों एडजस्टेंट नहीं हो सकते। तो जैसे यहाँ पे आपने ग्रीन ले लिया, यहाँ पे आपने ग्रीन ले लिया, यहाँ पे आपने ब्लू ले लिया, यहाँ पे आपने ब्लू ले लिया, ये हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के एडजस्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे तो हो सकते हैं। वैसे ही आपने इसको फॉर्म करा, आपने इसको क्या कर दिया, जी ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया, यहाँ पे जी ले लिया, यहाँ पे आर ले लिया, आर रेड ले लिया। देन उसके बाद आप इससे कैसे फॉर्मेशन कर सकते हो इसको, यहाँ पे आपने बी ले लिया, यहाँ जी ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया और यहाँ पे आर ले लिया। तो ऐसे ये फॉर्मेशन हो गया। ऐसे टोटल करोगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा 6, करके देखना 6 निकल जाएगा आराम से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के बारे में कौन सी चीज़ सही नहीं है, ये पूछा, करेक्ट पूछा एक्चुअली। The proclamation of the emergency may be made by the president only when the security of the India or any part thereof threatened by the war or external aggression or armed rebellion। ये चीज़ गलत है। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। एक तो नेशनल आर्टिकल कितने हैं, 352, 356 और 360। कौन सी होती है, नेशनल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी जो कि प्रेसिडेंट रूल कहलाता है, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो सिर्फ एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन पे इमरजेंसी नहीं लगती, तो फर्स्ट सेंटेंस गलत है। तो अब देखो ऑप्शन में फर्स्ट यहाँ पे भी है, फर्स्ट यहाँ पे भी है, फर्स्ट यहाँ पे भी, आंसर डायरेक्टली आ गया 3। आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर पावर टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट ऑन द मैटर, ये सही है। जब प्रेसिडेंट रूल रख जाता है या फिर जो स्टेट के अंदर इमरजेंसी की प्रेसिडेंट रूल बेसिकली घोषित कर दिया जाता है, तो वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास पावर आ जाता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट कर सके आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डज नॉट सस्पेंड, सस्पेंड नहीं होती, लेकिन उस टाइम के लिए वो मतलब क्या एक वर्ड होता है एग्जैक्टली कि वहाँ पे वो कुछ टाइम के लिए उनकी जो वर्किंग होती है वो ख़त्म कर दी जाती है, कम कर मतलब रोक दी जाती है, वर्किंग को रोक दिया जाता है, लेकिन उसको पूरी तरह से सस्पेंड नहीं करा जाता। द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी कैन बी कंटिन्यू फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द 6 मंथ्स, ये बात सही है। अपन सबको पता है कि 6 महीने के लिए चलती है, फिर उसको हर साल बाद उसको क्या करना पड़ता है, रिवोक करना पड़ता है पार्लियामेंट की परमिशन से। तो ये चीज़ सही है। मैक्सिमम पीरियड कितना होता है उसका, 6 ईयर होता है तो 6 वीक्स होता है, सॉरी 6 मंथ्स होता है। 6 ईयर, वीक और मंथ तीनों बोल दिया, लेकिन इसका आंसर है 6 मंथ। ठीक है, ध्यान रखना, मैं एकदम से मेरे दिमाग में ऑर्डिनेंस आ गया था, और ऑर्डिनेंस की 6 वीक्स टू 6 मंथ होती है, लेकिन जब इमरजेंसी की बात करेंगे तो इमरजेंसी 6 मंथ्स के लिए होती है, फिर उसको हर महीने मतलब बार बार उसको वापस से रिजोल्यूशन लाके पास करवाना होता है दोनों हाउसेस के अंदर। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये वाले हिंदी के अंदर क्वेश्चन है, तो ये वाले तो हो गए अपने, आगे करते हैं। हिंदी के अंदर मतलब ये वाले आप करने हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द इम्पीचमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट करेक्ट, इम्पीचमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट करेक्ट, हमसे नॉट करेक्ट पूछा है कि इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है। अब देखो, द मोशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट आर साइंड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज डिलीवर टू द स्पीकर। मेरे हिसाब से जो मोशन है ना वो 50 मेंबर्स द्वारा पास करा जाता है, 100 मेंबर्स तो मैंने नहीं पढ़ा है, तो ये चीज़ गलत है। तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन तो गया। अब द मोशन इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द कमिटी ऑफ द 2 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ये भी सही है। फिर उसके बाद बोला इफ द कमिटी फाइंड द जज गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और दैट ही सफर्स फ्रॉम इनकैपेसिटी द मोशन टुगेदर विद द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी इज टेकन अप बाय द कंसिडरेशन इन द हाउस वेयर द, ये भी सही है। द जज इज रिमूव्ड आफ्टर द, ठीक है ये भी सही है, सारे सही है रिमूवल के लिए, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक, क्योंकि हमसे पूछा था नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडियाज G20 प्रायोरिटी, G20 की प्रायोरिटी क्या होगी, ग्रीन डेवलपमेंट थी, वुमेन लेड डेवलपमेंट थी, फिर क्लाइमेट फाइनेंस थी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर थी, ये थी चारों ही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। एक और चीज़ बताती हूँ, जब जैसे किसी भी चीज़ में पॉजिटिव पूछा जाए, जैसे प्रायोरिटी पूछी गई है इंडिया की G20 की प्रायोरिटीज़, अब सारी चीज़ें ही पॉजिटिव है जो G20 के अंदर हुआ था। तो अगर आपको नहीं भी पता हो, क्योंकि नॉर्मली याद नहीं होगा, बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, तो आप इसको सारे में ऑल टिक कर देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सार्क, सार्क के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं वो हमसे पूछा गया। टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। टू प्रमोट द एंड स्ट्रेंथन, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है ये चीज़ सही है साउथ एशिया की। टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव रिसिलियंस अमंग द कंट्रीज, ये भी सही है। टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएट ऑफ द वंस अदर प्रॉब्लम्स, ये भी सही है। टू वर्क टूवर्ड्स एंडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सार्क के अंदर टेररिज्म की कोई भी बात नहीं करी गई है, तो फोर्थ नहीं है और बाकी सारे सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। प्योर demineralize water free from all the soluble minerals salt is obtained by which one of the following method,
इसमें हमसे पूछा गया है कि अगर डीमिनरलाइज वाटर जो होता है जिसमें कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट नहीं होता वो कैसे ऑब्टेन करा जाता है। तो हमें ये चीज़ पता है कि सॉल्ट के अंदर कितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो वो मैग्नीशियम की होती है, कैल्शियम की होती है, ठीक है, और कॉपर की होती है। ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जिनकी उसके अंदर वो होती है। तो यहाँ पे क्या करता है, कैटायन और एनायन का वो लगाया जाता है कि जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें। तो यहाँ पे क्या होता है कि पासिंग वाटर थ्रू कैटायन एक्सचेंज एंड एनायन एक्सचेंज रिजन बैड। तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो पार्टिकल्स होंगे वो जो एनॉइड और कैथोड की रॉड होगी उसके पास में अट्रैक्ट हो जाएंगे जाके, और फिर हमें जो होगा वाटर डीमिनरलाइज वाटर ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखो कंसिडर, हमें क्या पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखा है इसके अंदर, आइडेंटिफाई द स्पीशीज अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्टिंग एज अ ऑक्सीडेंट एंड द रिडक्टेंट। इनमें से कौन सा ऑक्सीडेंट की तरह वर्क कर रहा है और कौन सा रिडक्टेंट की तरह वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडेंट होता है वो जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, गेन इलेक्ट्रॉन, और जिसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखो, इसमें इसका कितना है +1, इसका कितना है -2, इसका यहाँ पे कितना है +1, इसका कितना है -2, यहाँ पे इसका कॉपर का कितना है 0, सल्फर डाइऑक्साइड का इसका यहाँ पे कितना है -2, ऑक्सीजन का, सल्फर का +4। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि अब यहाँ पे इसको देख लो कि जो कॉपर है, कॉपर ने तो क्या करा है, एस जो है वो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट बना है और जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कॉपर एंड SO4। तो इसका आंसर है ए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लेना, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सीमेंट। इनमें से कौन सी चीज़ है जो सीमेंट के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है, वो चीज़ हमें बतानी है। द एडिशन ऑफ द स्मॉल परसेंटेज ऑफ द जिप्सम लेंथन द स्ट्रेंथनिंग पीरियड ऑफ द सीमेंट, ये चीज़ सही है, हम जिप्सम इसलिए डालते हैं। अकॉर्डिंग टू द कोलोइडल थ्योरी जेल ऑफ द हाइड्रेट सिलिकेट आर फॉर्म्ड एंड व्हेन दिस जेल हार्डन द गेट सीमेंट द सेट सीमेंट लूजेस स्ट्रेंथ। ये चीज़ गलत है। जब जैसे ही जो जेल होता है वो हार्डन होता है तो जो सीमेंट होती है उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि वो ठोस होती जा रही है ना, ढीली नहीं है, लिक्विड नहीं है, तो वो जैसे जैसे स्ट्रेंथ होती जा रही है, स्ट्रेंथन होती जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। अब देखो, ट्राईकैल्शियम सिलिकेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटल ऑफ द सेटिंग ऑफ सीमेंट, डाइकैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राईकैल्शियम सिलिकेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल स्ट्रेंथ विच अकर्स इन अबाउट अ ईयर। ये भी सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ, ये भी बताऊंगी आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली, कौन नहीं करता, तो देखो ये जो है वो टाइटेनियम है, टाइटेनियम, ये आयरन है, और ये क्या है, प्लेटिनियम, और ये तो जिंक सबको पता है ना, Zn जिंक। प्लेटिनियम वाइट गोल्ड जो सबसे ज़्यादा महंगा होता है और सबको पता है कि वो जो होता है वो किसी भी के साथ रिएक्ट नहीं करता। अच्छा मुझे बताओ, लोग ना जो गोल्ड है, सिल्वर है, इनकी ज्वेलरी क्यों पहनते हैं? इनकी ज्वेलरी इसलिए पहनते हैं क्योंकि एयर के साथ रिएक्ट होकर ऑक्सीडाइज नहीं होती और जो इनका कलर होता है वो बना रहता है। तो यही चीज़ प्लेटिनियम के साथ भी होती है। प्लेटिनियम बहुत कम रिएक्ट होता है और वो हमेशा चमकता रहता है, इसलिए प्लेटिनियम जो होता है वो गोल्ड से भी महंगा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट रिएक्ट डायरेक्टली। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अबाउट द लार्जेस्ट स्तूपा एट सांची। सांची के बारे में जो लार्जेस्ट स्तूपा है उसके बारे में पूछा गया है। गोइंग बाय इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑन द रेलिंग ऑफ द स्तूपा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ वन ऑफ इट्स गेटवे इज वर फाइनेंस्ड बाय द ग्लिट्स ऑफ आइवरी वर्कर। ये चीज़ गलत है। जो सांची स्तूप है ना, सांची स्तूप को अशोका ने बनवाया था, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन्होंने जो ग्लिट्स होती थी उन्होंने वो करा है। आईडी ग्लिट्स मतलब समझो जो व्यापारी होते थे एक दूसरे जगह से जाते थे उनको कहा जाता था। ठीक है, इट्स ओरिजिनल अर्ली फॉर्म दिस स्तूपा वॉज प्लेन एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रेलिंग एंड द गेटवे विच वर रिचली कार्व्ड। ये चीज़ सही है। द पैनल ऑफ द 4 गेटवे कंटेन्स स्कल्पचर्स ओनली इन द फ्रंट एंड नो स्कल्पचर्स ऑन द रेयर एंड। ये भी देखो, मुझे ये नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि फर्स्ट गलत है। फर्स्ट गलत है तो मैं पहले तो ये दोनों एलिमिनेट कर देती हूँ। अब देखो इसमें 2 3 4 5, इसमें 2 3, इसमें 3 4 5 और 6, तो ये 3 और 4 5 तो दोनों में ही सही है, या तो 2 सही है या फिर 6 सही है। अब यहाँ पे देखो
वॉर सीन्स हैव बीन डिपिक्टेड इन दिस स्क्रिप्चर्स, ये एकदम गलत है। आप लोगों ने अगर सांची स्तूप, मैंने देखा है सांची स्तूप, ठीक है, मैंने विजिट करा था जब मैं छोटी थी, लेकिन मुझे ऐसे याद है वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वॉर सीन नाम मैंने कहीं पढ़ा है इस बारे में, और वहाँ पे वॉर सीन्स जो थे, लड़ाई की कोई भी बात नहीं कही गई थी। और वो बुद्ध धर्म स्थल था, तो बुद्ध धर्म स्थल तो वैसे वो शांति का प्रतीक है, तो वहाँ पे वॉर वगैरह की तो बात होगी नहीं। अगर हमें ये सारी भी चीज़ें देखो उसमें, क्योंकि थोड़ी सी हार्ड दे रखी है, हार्ड कुछ जिसने बहुत ज़्यादा उसको डीप में पढ़ा हो वही बता सकता है कि द पैनल ऑन द 4 गेटवे कंटेन स्क्लप्चर्स ओनली इन द फ्रंट एंड हैव नो स्क्लप्चर्स ऑन द रियर एंड, यानी उस जो गेटवे है उसके आगे वाले साइड पे ही सिर्फ स्क्लप्चर्स हैं, उसके पीछे वाले साइड पे हमें क्या पता, इतना कोई ध्यान नहीं देता। इन 1918 when the stupa was discovered all of its 4 gates were enacted but the mound was in poor condition, कि जब उसको 1918 के अंदर जब उसको खोजा गया था तो उसका जो गेट है वो तो एकदम सही सलामत थे, लेकिन स्तूपा की हालत एकदम सही पुअर कंडीशन में था। आर्ट हिस्टोरियंस हैव एस्टैब्लिश्ड क्लियर कनेक्शन बिटवीन द स्कल्पचर्स ऑफ स्तूपा विद इवेंट्स डिस्क्राइबिंग इन द जातका टेल्स। जातका टेल्स किससे रिलेटेड है? भगवान बुद्धा से, उनकी बर्थ के बारे में, उनकी लाइफ, उनके चाइल्डहुड के बारे में जो स्टोरीज हैं, तो वही चीज़ रिलेट कर रहे हैं सांची स्तूप के अंदर जो स्क्रिप्चर्स है। तो ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन अगर हमें तुक्का बैठाना है तो हमें पता है वहाँ पे वॉर, बुद्ध भगवान के बारे में बात हो रही है, शांति के बारे में, मिडिल पाथ के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे वॉर सीन्स का तो कोई भी काम है ही नहीं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत डीप में, किसी ने उसका आर्किटेक्चर पढ़ा हो तो उसको पता होगा, नहीं पता तो तुक्का लगाना होगा पेपर के अंदर, और पेपर के अंदर इतना दिमाग और याद भी नहीं रहता। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, ये 4 और 5 दोनों ही सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबंडेंट मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन द अर्थ, ऐसा कौन सा है जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है? अब देखो यहाँ पर ये मुझे एक वो चीज़ मिली थी, मैं गूगल कर रही थी, तो यहाँ पे देख लो कि अबंडेंस ऑफ द एलिमेंट, यहाँ पे किसी ने ट्रिक लगा रखी थी, तो मैंने वो स्क्रीनशॉट ले लिया। टारगेट मेडिकल करके लिखा हुआ है। ओनली स्ट्रॉन्ग एथलीट्स इन कॉलेज स्टडी पास्ट मिडनाइट, जो स्ट्रॉन्ग एथलीट होते हैं वो कॉलेज के अंदर पढ़ाई करते हैं पास्ट मिडनाइट से। तो ओ से ऑक्सीजन, एस से सिलिकन, ए से एल्यूमिनियम, आई से आयरन, सी से कॉलेज, एस से सोडियम, पी से पोटेशियम और एम से मैग्नीशियम। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, किसके अंदर पूछा है? अबंडेंट है ऑल एलिमेंट्स ऑन द अर्थ, सबसे ज़्यादा अंटायर अर्थ में, तो आयरन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर सिलिकन है। तो अब ये देख लो इसमें कौन सा है, ये ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी, सबसे ज़्यादा अबंडेंस में कौन सा मिलता है हमको यहाँ पर? ऑक्सीजन। ये टेबल याद कर लेना, बहुत बार पूछी गई है। नेक्स्ट करते हैं, 15 तक हमारा हो गया था, 16 तक करते हैं। अब ये 16 भी मैं आपको आगे बताऊंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये भी आगे चलेंगे। चलो पहले ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, 16 करते हैं। ये देखो सबसे पहले विच वन ऑफ द पेयर, देखो एक चीज़ बताती हूँ, ये पेपर जो आया था 2023 का, मेरे हिसाब से मैंने जितने 2014 से पेपर सॉल्व करे हैं, मुझे ये हार्ड पेपर लगा था। क्यों? देखो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेना द्वारा लिखी गई है, सबको पता है, लेकिन ये 4th सेंचुरी के अंदर है, ये एग्जैक्टली बताना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, चाइनीज़ हम पढ़ते हैं कि चाइनीज़ ट्रैवलर आया था, लेकिन 6th सेंचुरी में आया था, ये हम जनरली निगलेक्ट कर देते हैं, इतना डीपली नहीं पढ़ते, लेकिन अब शायद ये भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा। पेपर में जो इजी क्वेश्चन है वो कभी गलत मत करना, लेकिन इतने जो टिपिकल तुम्हारे लिए हैं वो सबके लिए हैं। अब देख लो यहाँ पे इसका आंसर क्या क्या होगा वो हम छोड़ देते हैं, हमें इतना काम नहीं है। सबसे पहले देखो कि इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके ऑप्शन 1 2 3 4 5 ऐसे हैं। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेना के द्वारा 4th सेंचुरी के अंदर लिखी गई थी। अब देखो इलाहाबाद पिल्लर जो था वो पिल्लर एडिक्ट्स ऑफ अशोका था, मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे लिखा गया था, और ये एट्रीब्यूट लेटर इंस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट टू समुद्रगुप्ता एम्परर, जो गुप्ता एम्परर थे समुद्रगुप्ता, उनके बारे में भी बताता है। और फिर इंस्क्रिप्शन उसमें मुगल एम्परर जहांगीर के बारे में भी मिलते हैं। ये हो गया आपका इलाहाबाद पिल्लर। फिर मुद्रा राक्षस सबको पता है किसकी है? विशाखा दत्त की है। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखा दत्त की है। संस्कृत के अंदर ये प्ले लिखा गया था, नरेट किया गया था, जिसके अंदर स्टोरी बताई गई है किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की, कि वो कैसे पावर पे बैठा था नंदा डायनेस्टी को हटा के। क्रिएटिव राइटिंग है, और विशाखा दत्त ये सब ठीक है। और ये कौन सी है? 3rd सेंचुरी BCE। फिर हर्षचरित जो है वो डीड्स ऑफ हर्षा के बारे में बताया गई है, कि जो बायोग्राफी है इंडियन एम्परर हर्षा बाय द बानभट्ट के द्वारा लिखी गई है इसको अंदर, और ये लिखी गई है संस्कृत राइटिंग 7th सेंचुरी CE के अंदर लिखी गई है। ठीक है, और ये बानभट्ट जो थे वो कोर्ट पोएट थे, किसके? कोर्ट में पोएट थे, किसके? हर्षवर्धन के। ठीक है,
चरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। और कौन सी सेंचुरी के अंदर? 7th सेंचुरी के अंदर। फिर अय्योल प्रशस्ति के बारे में जब हम बात करते हैं, जो अय्योल प्रशस्ति है वो कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर है। कब करी गई थी? 7th सेंचुरी के अंदर। अब ये देखो यहाँ पे कर्नाटका के अंदर है और इसके बारे में थोड़ा सा विकिपीडिया ने जो कह दिया था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब उसके बाद देखो कविराज मार्ग। कविराज मार्ग के बारे में बात करते हैं हम। तो कविराज जो है वो पोएटिक और ग्रामर है, किसमें? कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर। और ये रिटर्न किसके द्वारा है? बाय फेमस रक्षाकूट किंग अमोघ वर्ष फर्स्ट के द्वारा। और सम हिस्टोरियंस इज बेस्ड पार्टली ऑन द संस्कृत टेक्स्ट। ये सब छोड़ो, ठीक है। रॉयल पाथ फॉर द पोएट्स, इसके बारे में ये चीज़ लिखी गई है। ये इसका मीनिंग है कविराज मार्ग का। और ये कब है? 850 अराउंड CE सेंचुरी के अराउंड है। फिर फाहियान हम सबको पता है कि फाहियान चाइनीज़ ट्रैवलर था। फाहियान जो था चाइनीज़ ट्रैवलर था, वो लॉन्ग जर्नी पे आया था, 60 साल की एज में आया था और वो नालंदा भी गया था, ठीक है। और वो कब आया था? 399 एंड 412 CE के अंदर उसने एशियन कंट्रीज़ को घूमा था और वो इंडिया में आया था और वो 10 साल के लिए रहा था, जो उसका लॉन्गेस्ट टाइम स्पैन है। फिर उसके बाद ये सारे अपन ने देख लिए क्या? मुद्रा राक्षस और ये सारी हो गई है। तो ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। देखो प्रयाग प्रशस्ति 4th सेंचुरी के अंदर लिखी गई थी, ये चीज़ सही है। इलाहाबाद पल्लर को ही प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। उसके बाद चाइनीज़ ट्रैवलर फाहियान, ये 399-412, तो इस 6th सेंचुरी में नहीं आया था, तो ये चीज़ गलत है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, ये हम इसकी बात करते हैं, तो ये जो मुद्रा राक्षस है 5th सेंचुरी के अंदर लिखी गई थी। फिर उसके बाद हर्षचरित ऑफ बाणभट्ट, ये 6th सेंचुरी के अंदर नहीं लिखी गई। अय्योल प्रशस्ति ऑफ रवि कीर्ति, ये चीज़ 7th सेंचुरी में थी। और कविराज मार्ग ऑफ अमोघवर्ष, ये 8th सेंचुरी के अंदर नहीं थी। तो मेरा 1 सही है, 3 सही है और 5 सही है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखूंगी तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 3 और 5 ऑप्शन इज डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला भी देखो, इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? देखो मेरा काम तो ये नहीं है कि मैं आपको यही बता दूं कि क्या इसका आंसर होगा। मैं थोड़ा सा और चीज़ें बताती हूँ आप लोगों को जो काम आएगी। सबसे पहले तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। बहमनी यूज्ड फॉर राइटिंग मैनी अशोकन इंस्क्रिप्शन शोज लोकल वेरिएशन। बहमनी जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती थी इंस्क्रिप्शन में लिखने में, लिखावट जो लिपि यूज़ करी जाती थी वो बहमनी अशोका इंस्क्रिप्शन में बहुत जगह मिली है। ये चीज़ एकदम सही है, तो ये तो सही है। अब आते हैं द सिस्टम ऑफ हाइरोग्लिफिक राइटिंग वॉज डेवलप्ड इन एंशियंट मेसोपोटामिया। अब सबसे पहले ये देखो, राइटिंग प्रोलिटरेट सिंबल है, सिस्टम अराउंड ब्रॉन्ज एज, जो कि अराउंड 32 सेंचुरी BC में पाए गए थे और ये ईरान के अंदर पाए गए थे। इजिप्टियन लैंग्वेज है जो इस टाइम पे, तो ये मेसोपोटामिया के टाइम पे नहीं है। और ये कुछ ऐसी लिखी जाती थी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्यूनीफॉर्म राइटिंग डेवलप्ड अराउंड 3 मिलेनियम BC इन इजिप्ट। जो क्यूनीफॉर्म है वो मेसोपोटामिया के ये रहा, जो राइटिंग है वो डेवलप करी गई थी। ये कुछ यहाँ से सिंबल्स देख लो, ऐसी होती थी। और ये 3500 BC के अराउंड डेवलप करी गई थी। और ये कहाँ पे? सुमेरियंस ऑफ मेसोपोटामिया। तो ये चीज़ भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखो द एंशिएंट स्क्रिप्ट खरोष्टी वॉज वाइडली यूज इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। खरोष्टी जो होती थी वो आप लोगों को अगर थोड़ा सा पता होगा कि आपने अशोका के इंस्क्रिप्शंस पढ़े होंगे, पिलर्स पढ़े होंगे, तो आप लोगों को ये चीज़ याद होगी वहाँ पे कि जो अफगानिस्तान वाला एरिया है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का, वहाँ पे खरोष्टी की स्क्रिप्ट यूज़ करी गई थी। और ये नॉर्थन इंडिया में यूज़ करी गई थी, यानी सेंट्रल इंडिया एशिया के अंदर यूज़ करी गई थी, ना कि साउथर्न में। तो जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है वो एंशिएंट स्क्रिप्ट है। गंधार कहाँ पे था? जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया आता है वो गंधार कहलाता था पहले, ठीक है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के टाइम पर वहाँ पर। और एंशियंट इंडिया के अंदर जो मॉडर्न डे में क्या है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, गंधारी, प्राकृत और संस्कृत लिखी जाती थी। और ये पॉपुलर कहाँ पे थी? सेंट्रल एशिया में। और ये देखो ऐसी होती थी खरोष्टी स्क्रिप्ट, ये चीज़ खरोष्टी स्क्रिप्ट होती थी। और ये वाली कौन सी होती थी? हाइरोग्लिफिक लैंग्वेज हो रही थी। और ये क्यूनीफॉर्म होती थी। अब ये वाला पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन गूगल करना दिख जाएगा। फिर ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? विच वन इज करेक्ट। हमारे पास ये हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला हो गया, हमें पता है 17 का आंसर ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द डेली टाइम टेबल फॉर अ किंग एज अ प्रिस्क्राइब्ड इन अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर जो डेली टाइम टेबल किंग का बनाया जाता था उसमें से क्या चीज़ प्रिस्क्राइब नहीं थी? तो इसमें देखो नॉट अ पार्ट ऑफ अ किंग, तो प्रिस्क्राइब, तो इसके अंदर आंसर जो हो जाएगा वो होगा विजिट द टाउन इनकॉग्निटो। विजिट द टाउन इनकॉग्निटो मतलब होता है बिना बताए वहाँ पे भ्रमण करना, चुपचाप से जो राजा था वो भ्रमण करता
करता था, अपनी सिटी के अंदर घूमता था। तो ये चीज़ के बारे में अर्थशास्त्र में बिल्कुल भी मेंशन नहीं करा गया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप अपने माइंड से भी सॉल्व कर सकते हो तुक्का लगा के। विच organelle other than the nucleus in the eukaryotic cell has its own DNA, ribosomes and protein। तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे पास होता है और प्लास्टिसाइड्स दोनों ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर प्रोटीन सिंथेसिस द अमीनो एसिड आर रिकॉग्नाइज्ड एंड कैरिड बाय एम। ये हमसे पूछा गया है कि किसके द्वारा करा जाता है, तो एम आर एन ए, तो मैसेंजर आर एन ए, एस एन आर एन ए, एम आई आर एन ए और ट्रांसफर आर एन ए। तो इसका आंसर हो जाएगा टी आर एन ए। इन वर्टिब्रेट्स स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम इन विच ऑफ इन सेल of which organ plays a crucial role in detoxification of toxic compounds। अब देखो यहाँ पे सैप्लिन्स इंटेस्टाइन ये तो नहीं होगा, ये सबको पता है, या तो किडनी हो सकता है या फिर लीवर हो सकता है, लेकिन इसका आंसर जो है वो डी है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो काम होता है वो हमारा कौन करता है? लिवर करता है। और जो किडनी होती है ना वो फिल्ट्रेशन का काम करती है, फिल्टर करने का काम करती है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम नहीं करती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, याद रखना। द रेट ऑफ एंजाइम्स कैटलिस्ट रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, जो कैटलिस्ट का रिएक्शन हो रहा होता है एंजाइम्स के अंदर, वो मतलब मैं उल्टा बोल गई, जो एंजाइम्स कैटलिस्ट का रिएक्शन होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हमसे ये पूछा गया है। तो इसमें देखो, अपॉन सब्सट्रैक्ट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पीएच। ये चीज़ सही है। सब्सट्रैक्ट की कितनी कंसंट्रेशन डाली है आपने, कितना अमाउंट में उसको लिया है, क्या टेम्परेचर और क्या पीएच है, तो ये तीनों पे डिपेंड करती है। ओनली ऑन सब्सट्रैक्ट ये गलत है, ओनली ऑन पीएच ये भी गलत है, ओनली ऑन टेम्परेचर ये भी गलत है। तो तीनों पे ही डिपेंड करती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई भी रिएक्शन लोगे तो वो तीनों चीज़ों पे, कितना कंसंट्रेशन में है, क्या टेम्परेचर है और उसका क्या पीएच है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर अल्कलाइन मीडियम के अंदर है, तो ये तीनों पे डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ए। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब 23 करते हैं। बोथ स्टार्च एंड ग्लूकोज ग्लाइकोजिन आर मेड अप ऑफ द ग्लूकोज हाउएवर। इसमें बोला गया है कि जो स्टार्च और ग्लाइकोजन होता है वो मेड करे जाते हैं, मेड अप ऑफ ग्लूकोज हाउएवर। इसमें अब क्या चीज़ बोली गई है, देखो हमसे क्या बोला गया है, starch is present in liver and glycogen is present in red blood cell। Glycogen is made in animal cell but starch is made in plant cell। Both starch and glycogen are present in animal and plant cell। Both starch and glycogen are present in plant cell only। तो ये only वाला तो गलत है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमारी बॉडी में स्टार्च प्रोड्यूस होता है क्या? नहीं। जो स्टार्च होता है वो प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है और ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि स्टार्च जो होता है वो प्लांट, अगर याद भी होगा तो अपन एक्सपेरिमेंट करते थे, आलू के अंदर देखते थे स्टार्च है क्या, कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे 6th या 7th क्लास के अंदर लैब के अंदर जाके, कि इसके अंदर कलर जो है वो कन्वर्ट हो जाता था, ब्लू ब्लैक आयोडीन वाला जो करते थे। तो याद रखना कि स्टार्च की प्रेजेंस देखते थे हम किसमें? प्लांट सेल के अंदर। प्लांट यहाँ पे अपन आलू में एक्सपेरिमेंट करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इन सम वायरल इन्फेक्शंस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स आर रिड्यूस क्विकली। प्लेटलेट्स आर असेंशियल बिकॉज, प्लेटलेट्स जो होती है हमारी बॉडी के अंदर वो किस लिए असेंशियल होती हैं, इस चीज़ के लिए पूछा गया है। प्लेटलेट्स पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। आपका खून बहने लग जाता है, उसको रोकने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा किसकी चीज़ की इंपॉर्टेंट होती है? प्लेटलेट्स की। जितनी ज़्यादा प्लेटलेट्स होगी क्लॉटिंग उतनी ज़्यादा होगी, इसलिए बोलते हैं कि प्लेटलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वो ब्लड क्लॉटिंग का काम कर रही होती हैं। द फोकस ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है उसका फोकस क्या था? तो उसका फोकस क्या था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद एम्फोसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक एंड द हैवी इंडस्ट्रीज। ये चीज़ सही है, क्योंकि फर्स्ट में हमने एग्रीकल्चर की बात करी थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ये 25। अब ये चीज़ तो सबको पता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इतना फोकस नहीं था। फिर हमने सोचा कि हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लाए, हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करना शुरू करी थी। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। यहाँ पे बोला, एन इंडियन बिजनेसमैन बाय शेयर इन अ ब्रिटिश कार कंपनी, दिस ट्रांजेक्शन विल रिफ्लेक्टेड इन। यहाँ पे इंडियन बिजनेसमैन है जो क्या करता है? बाय करता है शेयर ब्रिटिश कार कंपनी के अंदर, लेकिन उसके जो ट्रांजेक्शन है वो किस में रिफ्लेक्ट होंगे? अब सबसे पहले ये चीज़ समझो कि यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बीओपी क्या होता है, बीओटी क्या होता है। अब देखो ये चीज़ है ना, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना, बीओपी होता है ना, वो ना ओवरऑल वर्ल्ड का ना जीरो होता है। जीरो क्या होता है कि जैसे किसी कंपनी, जैसे इंडिया है, इंडिया अपना सामान कहाँ भेज रहा है? एक्सपोर्ट कहाँ पे कर रहा है? अमेरिका में। अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो और अमेरिका क्या कर रहा है? एक जगह वो डेबिट हो रहा है, एक जगह वो क्रेडिट हो रहा है। तो जैसे सपोज 500 करोड़ रुपए इंडिया ने अमेरिका को दिए,
तो यहाँ से वो डेबिट हुए लेकिन वहाँ पे वो क्रेडिट हो गए, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब एक जगह डेबिट होना, एक जगह क्रेडिट होना, तो जो फाइनल बैलेंस शीट आती है उसमें वो ज़ीरो होता है। तो आईएमएफ के पास बीओपी का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसका रिकॉर्ड क्या रहता है? ज़ीरो। लेकिन अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक पर्सन है इंडिया का, वो क्या कर रहा है, शेयर बाय कर रहा है, लेकिन वो ब्रिटिश की कार कंपनी है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो ट्रांजेक्शन होगा ना, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि बैलेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय करे जा रहे हैं, किसी चीज़ को खरीदा जा रहा है, ठीक है। और ट्रांजेक्शन, लेकिन वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में शो नहीं होगा, क्योंकि शेयर जो है फिजिकल क्वांटिटी में इंडिया में नहीं हुए हैं, वो कहाँ पे हुए हैं? ब्रिटिश कार कंपनी के अंदर। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन पेमेंट जो हो रहा है, क्योंकि पेमेंट जो होता है वो ओवरऑल नापा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और है ना, मृणाल सर के वीडियोस देखना यूट्यूब के अंदर, उन्होंने बैलेंस ऑफ पेमेंट को बहुत अच्छे से समझाया है, तो वहाँ से देखोगे तो पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? हाई फ्रीक्वेंसी के इंडिकेटर्स कौन है इंडियन इकोनॉमी के अंदर? हमसे ये चीज़ पूछी गई है, तो इसका आंसर क्या है? डी। 1 2 3 पावर कंजप्शन भी है, आईआईपी जनरल इंडेक्स भी है, 10 ईयर जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी है। सपोज एन इंडियन सिटीजन मेक एन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड एंड अर्न्स अ पॉजिटिव रिटर्न ऑन हर इन्वेस्टमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट? हमसे पूछा गया है कि इंडियन मैं हूँ, मैंने क्या करा, अपना इन्वेस्टमेंट करा, सपोज आप अपने आप को भी कंसिडर कर सकते हो, अपन ने इन्वेस्टमेंट करा कहीं पे 500 करोड़ का अब्रॉड के अंदर, अब अपन को पॉजिटिव 500 करोड़ से अपने वो 1000 करोड़ हो गए, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया है कि इनमें से क्या चीज़ हुई, क्या इम्पैक्ट हुआ कि जो सही होगा, मतलब इसमें से हमसे बताना है। देखो, हर इनकम इज अ पार्ट ऑफ इंडियन जीडीपी बट नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल इनकम, ये चीज़ गलत है। हर इनकम इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल इनकम बट नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन जीडीपी। देखो क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो वो इनकम तो मेरे पास आ गई, यानी मैं इंडियन सिटीजन हूँ, तो वो इनकम तो मेरी शो होगी, और जो मेरी इनकम शो होगी क्योंकि मैं भारत की सिटीजन हूँ, तो वो नेशनल इनकम में शो होगी। लेकिन नॉट अ पार्ट ऑफ जीडीपी। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जो भारत की बाउंड्री के अंदर प्रेजेंट वो हुआ हो, अर्न हुआ हो, जो पैसा भारत की बाउंड्री के अंदर अर्न हुआ हो। लेकिन यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट कहाँ करा है? ब्रिटिश में, ब्रिटेन में करा है। तो अब्रॉड मतलब ब्रिटेन मान लो, या फिर लंदन मान लो, ब्रिटेन मान लो, अमेरिका मान लो, यूएसए मान लो, अफ्रीका मान लो, कहीं पे भी मान लो, अब्रॉड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ उसकी बाउंड्री में तो वो उनकी जीडीपी में काउंट होगा, लेकिन उनकी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। लेकिन वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगा, लेकिन जीडीपी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करा गया है, कहाँ से वो प्रोड्यूस हुआ है? वो अब्रॉड से हुआ है। मेरी भारत की जो बाउंड्री है, ये जो भारत की जो बाउंड्री है उसके अंदर ये पैसा प्रोड्यूस नहीं हुआ। ये मैं थोड़ा सा अट्रप्ट सा मैप बनाया है, इसको कंसिडर मत करना, बट इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना कि जीडीपी हमेशा वही चीज़ होती है जो भारत की बाउंड्री के अंदर कंज्यूम होती है या फिर प्रोड्यूस होती है, नॉर्मली प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द कैश रिजर्व रेशियो If a cash reserve ratio is lowered by the RBI, supply of the money in the economy will be। सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी के अंदर? अब देखो, मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ समझाती हूँ। कैश रिजर्व रेशियो अगर लोअर कर दिया, सपोज मेरे पास मेरी बात कर लो, मैं आरबीआई हूँ या फिर कोई भी पर्सन है, उसने पहले आरबीआई ने मैंडेटरी कर रखा था कि उनको अपना 22% रखना है, लेकिन अब उन्होंने बोला 22%, मेरे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में से मैंने 22 रुपये कहाँ पर रख दिए? एक वॉलेट के अंदर रख दिए, मैं जिन्हें खर्च नहीं कर सकती। लेकिन अब आरबीआई ने बोला कि आप 15 रुपये ही रख लो, 15 रुपये ही रख लो। तो पहले मेरे पास खर्च करने के लिए कितने रुपए थे? मेरे पास 78 रुपीज़ थे, लेकिन अब 15 रखने के बाद मेरे पास कितने हो गए? 85 रुपीज़ हो गए। तो मेरे पास ज़्यादा खर्च करने के लिए पैसा आ गया। ज़्यादा खर्च करने के लिए पैसा आ गया, तो सप्लाई ऑफ मनी क्या हुई? मनी पहले 78 रुपीज़ से अब कितने हो गए? 85 रुपीज़ हो गए। तो ज़्यादा पैसा आ गया, तो सप्लाई ऑफ मनी क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि जितना पैसा वो लोन दे सकेगा बैंक, उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी मनी की, वो भी बढ़ेगी, लिक्विडिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखते हैं 30 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ द एसिड रेन? एसिड रेन का मेन कॉज क्या है? यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो एसिड रेन पे मैंने ये चीज़ लगा रखी है, एक बार देख लो इस चीज़ को। रेन और एनी फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन दैट हैज़ अ हायर वैल्यू ऑफ द हाइड्रोजन आयन, जिसकी लोअर पीएच होती है 5.6 से लोअर होता है, वो एसिड रेन कहलाती है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर एसिडिक इन नेचर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एसिड रेन। किस किस के? ऑक्साइड जो सल्फर और नाइट्रोजन के होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? एसिड रेन के अंदर। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल, वोल्केनिक एक्टिविटीज एक्सेट्रा रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। फॉसिल बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, वोल्केनिक एक्टिविटीज रिजल्टेड किसके फॉर्मेशन? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दीज ऑक्साइड्स आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन विद वाटर आर कंट्रीब्यूटेड टू एसिड रेन। ये फॉर्मूला देख लो। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, वाटर के साथ, इसने H2SO4 बनाया। N2A ने CO2 के साथ करा, H2 वाटर के साथ रिएक्ट करा, HNO3 बनाया। और ये चीज़ क्या होते हैं?
ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एसिडिक रेन के लिए। अब यहाँ पे ताजमहल का एग्जांपल देखो, ताजमहल में क्या है? CaCO3 है, ठीक है, H2SO4 एसिडिक रेन हो रही है, और ये किस में बन रहा है? CaSO4 में बन रहा है। तो यहाँ पे H2 और CO2 हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है? उसको अगर आप लोगों ने भी देखा होगा कि ताजमहल की जो मार्बल है, मार्बल यूज़ करा गया है, उसको पीला पड़ता जा रहा है, वो पीला पड़ता जा रहा है, वो एसिड रेन के कारण ही पड़ रहा है, और उसको बोलते हैं कि कवर करके रख दो उसको, ठीक है, उसको बचाने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? द सन कॉजिंग हीट ऑफ द अपर लेयर, ये गलत है। द बर्निंग ऑफ द फॉसल फ्यूल रिजल्ट इन द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द एटमॉस्फेयर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखो, बायोगैस इज कंसिडर टू बी एन एक्सीलेंट फ्यूल विच बर्न्स विदाउट स्मोक। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बायोगैसेस, मेन कंस्टिट्यूट क्या होता है? बायोगैस जो होती है रिन्यूएबल फ्यूल होता है, जिसका मेन कंस्टिट्यूट क्या होता है? मीथेन होता है, जो 50 से 65% होता है, 65 होता है परसेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो 30 से 40% होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड होता है जो कि 1 से 2.5% होता है, और टाइनी फ्रैक्शन ऑफ द मॉइस्चर होता है। तो ये हमेशा याद रखना है, इसका फ्रैक्शंस में क्या क्या ये होता है? मीथेन 50 सबसे ज़्यादा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड और टाइनी फ्रैक्शन ऑफ मॉइस्चर, और सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगी? इसके आंसर इज मीथेन, तो ऑप्शन है ए। तो इसका आंसर तो बी हो गया, इसका आंसर हमारे पास ए हो गया। द डिप्लीशन इन द एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर इन लास्ट सेंचुरी वाज ड्यू टू। मुझे ये बताओ कि जो डिप्लीशन हो रहा है सबसे ज़्यादा, वो किसके कारण हो रहा है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हो रहा है, मीथेन के कारण हो रहा है, या फिर पेस्टिसाइड्स के कारण हो रहा है? तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कह सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए इसमें से कौन सी चीज़ सही है? ये चीज़ पूछी गई है। ये वाला क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, शायद 2020 के अंदर आया था, 2020 के अंदर आया था। इसका आंसर है इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा अपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा नीचे गिरते वक्त। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, a sound wave of a frequency 2 kilohertz has a wavelength of 35 centimeter in a given medium. How long it will take to travel a distance of 2.1 kilometer through the medium? कितना टाइम लगेगा उसको मीडियम से ट्रैवल करने के लिए? अब देखो यहाँ पे वेवलेंथ कितनी देर, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, इसको आप कन्वर्ट करोगे 2 के अंदर, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वी से ऐसे लिखते हैं अपन, इसको होगा 2 × 10⁻³ हर्ट्स। फिर उसके बाद यहाँ पे वेवलेंथ दे रखी है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो तो ये कितना हो जाएगी? 0.35 मीटर। अब हमसे बोला गया है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल अ डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस करने के लिए उसको क्या टाइम लगेगा? डिस्टेंस कितना दे रखा है उसको? 2.1 किलोमीटर। अब हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चीज़ होती है। अब डिस्टेंस हमें निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी अपॉन ये चीज़, तो और टाइम से अगर आप इसको निकालोगे, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा? ये अपॉन डी। आप यहाँ पे देखो टी और वेब, हमें ये चीज़ कितनी दे रखी है? 2 × 10⁻³ वेवलेंथ कितनी है? 0.35, और ये चीज़ कितनी है? 2.1। अगर इसको आप सॉल्व करोगे अप्रॉक्सीमेट, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो सॉल्व करके देख लेना, ठीक है? सॉल्व करूँगी मैं यहाँ पे, तो टाइम लगेगा मुझे यहाँ पे इसको सॉल्व करने में। अप्रॉक्सीमेट 3 अप्रॉक्सी आना चाहिए, क्योंकि देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और 3 से करोगे 35 है, तो ये 3 सेकेंड आना चाहिए शायद इसका आंसर, ठीक है? 3 सेकेंड आना चाहिए इसका आंसर, एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेट करके देखो तो आंसर निकल जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉ इज अ कंजर्वेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अंदर कौन सा कंजर्वेशन लगता है? लॉ ऑफ मोमेंटम। एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमिएबल रॉक दैट अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट। ऐसा कौन सा होता है रॉक जो परमिएबल होता है? परमिएबल वो होता है जिसे सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं, जिसके अंदर से पानी जो है इजीली फ्लो हो जाता है, और इसका एग्जांपल लाइमस्टोन होता है, ठीक है? लाइमस्टोन, चूना पत्थर में से पता है ना आपने, वो सेल्साइट और स्टैग्माइट करके कुछ पढ़ा होगा कि क्रास्ट टोपोग्राफी के अंदर ऐसी केव्स के अंदर ये बन जाती हैं, तो वो लाइमस्टोन के कारण ही बनती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट इनलैंड एंड द प्रोटेक्टेड पोर्ट। ये प्रोटेक्टेड पोर्ट, डीपेस्ट इनलैंड और प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट में, इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ द एनिमल एंड द प्लांट स्पीशीज आर फाउंड इन। अब देखो ये वाला तो पोर्ट्स का है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये देख लेना, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया। अब यहाँ पे देखो, ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी? जहाँ ना ज़्यादा ठंडी होगी, जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होगी। डेजर्ट और सवाना और
आर्कटिक एल्पाइन, तो ये तो एकदम हट ही गया। फिर टेम्परेट और ट्रॉपिकल मॉइस्ट, जहाँ पे रेनफॉल होगी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर, तो वहाँ पे नॉर्मली ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी क्योंकि वहाँ रेन भी है, प्रॉपर सनलाइट भी है और जो सॉइल है वो भी है। लेकिन टेम्परेट फॉरेस्ट में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनमें से किस में होगी? ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, ये वाला हो गया। अब आते हैं ये ड्रमलिन, ये वाले क्वेश्चन है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ड्रमलिन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ड्रमलिन के अबाउट करेक्ट है? ड्रमलिन क्या है? ड्रमलिन जो है ये एक स्ट्रीमलाइन हिल माउंटेड ग्लेशियल ड्रिफ्ट ऑन द टिल्ट प्लेन्स है। देख लो एक बार इसको, मैं ये विकीपीडिया से लिया है। ड्रमलिन जो होता है वो आयरिश वर्ड है, इससे बना हुआ है लिटिल रिच। ये सबसे पहले 1833 में फॉर्म हुआ था। क्लासिकल सेंस ऑफ द इलोंगेटेड हिल इन द शेप ऑफ द इन्वर्टेड स्पून और द हाफ buried egg formed by the glacial ice acting on underlying unconsolidated till or ground moraine. Assemblage of drumlins are referred to as a field or swamps. ठीक है, ये बास्केट ऑफ, ये जो एक ट्रोपोग्राफी जो लैंडस्केप क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं बास्केट ऑफ आर्क्स ट्रोपोग्राफी, कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ऐसा बोला गया है कि जहाँ पे एक हिल होती है, हिल मतलब ऐसे पहाड़ी होती है जहाँ पे बर्फ़ के कारण, उनके ड्रिफ्ट होने के कारण, नीचे आने के कारण जो चीज़ जम जाती है, जो बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? ड्रम लेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सी रूट एंड लिंक्स टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड? इनमें से सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट रूट कौन सा है? तो ये तो सबको पता है, ये तो आंसर मतलब ऐसा है कि क्या ही बताऊँ। ये है स्विस कैनाल। स्विस कैनाल का यही हुआ था क्योंकि ये जो लॉन्ग रूट था, देखो यहाँ से यहाँ पे स्विस कैनाल बनाया गया है, तो ये रूट पहले यहाँ से ऐसे होके जाना पड़ता था, तो ये यहाँ पे बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि ये सबसे बिजिएस्ट भी है और शॉर्टेस्ट भी है। तो शॉर्टेस्ट है इसलिए वो बिजिएस्ट है। तो मेडिटेरियन और इंडियन ओशियन, ये यहाँ से ये वाला, तो आंसर तो इसका 40 का आंसर तो हमारे पास ए है। अब यहाँ पे देखो, लेकिन इन्होंने ऐसा पूछा है यहाँ पे, टू इंडस्ट्रियल रीजन को लिंक करता है। अब यहाँ पे देखो, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट ये वाला रूट है एक। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप, ये कैप ऑफ गुड होप यहाँ से जो ये अफ्रीका के यहाँ पे होता है, तो कैप ऑफ गुड होप से जो सी रूट निकलता है, यानी ये वाला रूट जिससे वास्को डी गामा इंडिया आया था। फिर नॉर्थ पैसिफिक रूट, ये नॉर्थ पैसिफिक रूट है जो जापान से निकल के, जापान के टोक्यो से यहाँ से निकल के, योकोहामा से निकल के यहाँ पे वैंकूवर तक जाता है, यानी यूएसए तक जाता है। तो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट की बात करी गई तो मेडिटेरियन और इंडियन ओशियन सी रूट ही होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको चारों रूट्स बता दिए हैं कि नॉर्थ अटलांटिक वाला रूट कौन सा है, केप ऑफ गुड होप वाला कौन सा रूट है, और ये वाला जो है लास्ट वाला नॉर्थ पैसिफिक कौन सा रूट है, क्योंकि जो जापान से जाके यूएसए जाता है। और मेडिटेरियन वाला स्विस कैनल से होके जाता है, मेडिटेरियन सी में कहाँ से जाता है? ये जाता है इंडियन ओशियन से। उसके बाद अब आ जाओ 41 पे, यूजिंग द कोड गिवन बिलो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फार्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अपन को फार्मिंग का पता लगाना है कि इनमें से कौन सी फार्मिंग है। अब मैं यहाँ पे 4 नेम है, मैं चारों नेम को एक बार समझा देती हूँ, फिर डिसाइड कर लेना कि कौन सी फार्मिंग है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग। मैंने यहाँ पे लगाया है एक्सटेंसिव फार्मिंग। क्या होती है? एक्सटेंसिव फार्मिंग वो होती है जिसके अंदर एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर स्मॉल इनपुट दिया जाता है ऑफ लेबर, फर्टिलाइजर्स और कैपिटल रिलेटिव टू द लैंड एरिया बीइंग फॉर्म्ड। एक्सटेंसिव मतलब आप बहुत बड़ी लैंड है आपके पास, लेकिन आप छोटे से के अंदर खेती कर रहे हो, आपके पास लेबर भी कम है, फर्टिलाइजर भी कम है, क्रॉप्स इनपुट जो बीज डाल रहे हो वो भी आप कम कर रहे हो, तो वो किसका एग्जाम्पल है? एक्सटेंसिव का। फिर आते हैं इंटेंसिव। इंटेंसिव खेती होती है जब एक्सटेंसिव का अपोजिट, मतलब आपके पास लार्ज इनपुट लगा रहे हो आप, लेबर का भी, मनी का भी, और इनपुट जो सीड्स हैं उनका भी, और टू द साइज ऑफ द फार्म लैंड, उसको हम कहते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर। और जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है वो किस पे होता है? एफिशिएंसी इज अबाउट एफिशिएंसी प्रोड्यूसिंग एज मच एज फूड एज पॉसिबल प्रोपोर्शनली। ठीक है, मेजर इंटेंसिव फार्मिंग क्रॉप्स इंक्लूड कॉर्न एंड सोयाबीन एज वेल एज द व्हीट एंड राइस। इसमें कौन कौन सा उगाया जाता है? वो कॉर्न होता है, सोयाबीन होता है, और चावल होता है, और गेहूँ होता है। उसके बाद कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल तो समझ जाओ, कमर्शियल एग्रीकल्चर में फोकस किस पे होता है? फार्मिंग दैट फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय द सेल इन द मार्केट रेदर देन पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के जो होता है
उससे ज़्यादा वो किसी पे होते हैं मार्केट के लिए यूज़ करा जाता है। फिर आता है सब्सटेनेंस फार्मिंग एग्रीकल्चर। ये कब होती है? ये अकर होती है व्हेन फार्मर ग्रो क्रॉप्स टू मीट द नीड ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली ऑन द स्मॉल होल्डिंग्स। सब्सटेंस फार्मिंग एग्रीकल्चर टारगेट फार्म आउटपुट फॉर सर्वाइवल एंड फॉर मोस्टली लोकल रिक्वायरमेंट विथ लिटिल और नो सरप्लस। यानी इसके अंदर हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही बोएंगे और हमारे फार्मलैंड या हमारे आसपास में जितनी ज़रूरत है उतनी ही ज़्यादा, कोई भी ज़्यादा मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करा जाता है। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं। द प्रोड्यूस इज consumed entirely or mainly by the family who work the land or tend the livestock। ठीक है, वो कंज्यूम कर लिया जाता है उस फैमिली के द्वारा या फिर जो वहाँ पे काम करते हैं। इफ़ अ स्मॉल सरप्लस इज प्रोड्यूस इट मे बी सोल्ड और बार्टेड। अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो उसको सोल्ड कर देंगे और इसी बातें रख के क्या करेंगे। इट इज़ जनरली स्मॉल स्केल एंड लेबर इंटेंसिव विद हाई लिटिल और नो टेक्निकल इनपुट। यहाँ पे जब अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही खेत में, अगर मैं अपने घर के बगीचे में मैं अपना थोड़ा सा एक बगीचा बना लूँ, उसमें जितनी सब्जी उगाऊँ जो मेरे लिए, तो उसमें मैं लेबर्स और जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है उतना क्यों लगाऊंगी, मेरे को मेरे लिए ही चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चंस पे। ये हो गया, ये हो गया, इसका ये है, इसका मैंने मेडिटेरियन बता दिया था आपको और ये भी बता दिया था। अब थोड़ा सा मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं। कार ए टेक 1 आवर मोर देन कार बी विच ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टू कवर सम डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ को समझो, एक कार है, कार ए टेक्स 1 आवर मोर देन, तो टाइम ले लेते हैं कार ए का, जो कि 1 घंटे मोर है किससे? कार बी से। विच ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। तो कार ए की स्पीड कितनी दे रखी है? स्पीड ऑफ ए हमें दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है? टू कवर द सम फिक्स डिस्टेंस। इफ द कार ए हैज़ डबल इट स्पीड, अगर वो 2a कर देता है अपनी स्पीड को, तो इट वुड कवर द डिस्टेंस इन 1 आवर। वो 1 घंटे कम समय में किससे? टीबी से ट्रैवल करेगा। ये चीज़ दे रखी है हमें फॉर देन द कार ट्रैवलिंग एट द 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया है कि हमें ये चीज़ पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि दोनों ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो एस इंटू टी हो जाएगा डिस्टेंस। अब हम ये चीज़ लिख सकते हैं क्या? एस ए इंटू टी ए इज इक्वल्स टू एस बी इंटू टी बी, ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एस ए तो ये चीज़ है, टी ए क्या आता है उसका? टी बी के हिसाब से, टी बी की जगह मैं ये से लिख सकती हूँ टी ए प्लस 1, क्योंकि स्पीड उसकी यही रही। दूसरी इक्वेशन लिखो, उसने डबल कर दी अपनी स्पीड, डबल कर दी तो टी ए के पास जो टाइम था वो कम लग रहा है, तो किससे? टी बी से। ये चीज़ ये से कहाँ से कैंसिल, ये चीज़ यहाँ से कैंसिल। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो टी ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 TA माइनस 2, तो टी ए इधर आ जाएगा, तो ये इधर ले आओ या फिर इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू टी ए। यानी टी का टाइम कितना आ गया? 3 घंटे का, 3 घंटे का टाइम आ गया। तो हमें ये चीज़ पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और मुझे इसकी स्पीड कितनी बताती है? ए की 60, तो 60 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस? 180 किलोमीटर। 180 डिस्टेंस आ गया। अब हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालनी है किसकी? ए की, ओरिजिनल स्पीड। तो ये कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम कितना था उसके पास? t प्लस 1। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आया उसका? 180, 3 प्लस 4 कर दोगे, 4 करोगे तो कितना होगा? 90, 90 से 2 और ये करोगे तो 45। अब 45 ऑप्शन देख लो कौन सा है, ये रहा 45। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। इसका ऑप्शन है 45, 45 से इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। ठीक है, ऑप्शन सी। Suppose A, B, C are 3 tap fixed to the bottom of the tank which with draining capacity 1, 2, 3. When all the 3 of them are on, it takes 1 hour to drain out the full tank. If A and C are on but B is off, then how much time in the minute will it take to empty out a full tank of water? हमसे ये पूछा गया है कि कितने के अंदर वो ऑफ करेगा। अब देखो सबसे पहले A, B, C की कितनी दे रखी है? 1, 2, 3 दे रखी है। ये कितनी टोटल हो गई? 6 हो गई। अब इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1 प्लस जो तीनों टैंक है, ठीक है, ड्रेनिंग कैपेसिटी दे रखी है, तीनों टैंक की टी मान लो। और यहाँ पर फिर क्या बोला गया? व्हेन ऑल द 3 ऑफ देम आर ऑन इट टेक्स 1 आवर टू ड्रेन। कितना टाइम लग रहा है? 1 आवर का। इफ ए एंड सी आर ऑन बट बी इज ऑफ, ए एंड सी यानी 1 और 3 को प्लस करोगे, 1 और 3 को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा इनटू टी, और यहाँ पे ये कितने घंटे के लिए थी? 1, एफिशिएंसी 1 घंटे के लिए, तो ये कितना होगा? 6 इंटू 1 और यहाँ पे 4 इंटू टी। तो यहाँ पे टी कितना आ गया? 2.3 को करोगे तो 1.5। ठीक है, 4 को नीचे ले जाओगे तो ये 3 हो गया और ये हो गया 2, तो 1.5, 1.5 आया। तो 1.5 या फिर इसको 3.2 कर दो और इसको कितने कर दो? मिनट में कर दो, क्योंकि मिनट की बात हो रही है यहाँ पर।
ठीक है, मिनट में दे रखा है यहाँ पे, अब मिनट्स में पूछा है ना, ये देखो, तो इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 30 20 60 30 और 30 कितना होता है 90, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बी, दैट इज 90। ठीक है, अज्यूम that the earth is a spherical ball of the radius x from a smooth surface so that one can travel along any direction. If you have, अब यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा assumption करना पड़ेगा. If you have traveled from point P on the surface earth along the east direction at a distance of pi x kilometer, which direction do you have to travel to return to P so that the distance required to travel is the minimum. Minimum distance कैसा रहेगा, अब सोचो, अर्थ इज अ स्फेरिकल बॉल, एक अर्थ है जो स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, रेडियस जो है इसका कितना है एक्स दे रखा है, मान लिया, स्मूथ सरफेस है, इफ़ यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द अर्थ सरफेस, पी पॉइंट से, इस पॉइंट से आप सरफेस पे है वो उसके, अलॉन्ग द ईस्ट डायरेक्शन, मतलब यार कैसे समझाऊँ, ये स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल में से आप एक बॉल को अरेंज करो और उसके सरफेस पे, उसके ऊपर आप कोई पॉइंट ले लो पी और आप उसको ईस्ट डायरेक्शन में चलो, ईस्ट डायरेक्शन में चलोगे तो इस पॉइंट को मैंने सरफेस पे, मतलब ये भी ऊपर का सरफेस है, यानी कि अपर वाला सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस है, यहाँ से मैं इस पॉइंट पे गई पी पे, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में चली, अब मुझे ये पता है कि कितना डिस्टेंस चली, पाई आर, पाई आर, पाई आर क्या होता है इसका, पाई आर क्या होता है, सरकमफेरेंस, 2 पाई आर होता है वैसे तो, अगर इसको पाई आर बोलेंगे तो ये पाई आर सिर्फ आधा चला, 2 पाई आर कर दूंगी तो ये पूरा सरकम, देखो पाई आर मतलब ये इस डायरेक्शन में चल के ये यूं आया, ठीक है, अब ये सरकमफेरेंस पे चल रहा है, जब इसका रेडियस कितना है यहाँ पे पाई आर की जगह कितना है एक्स है, तो वो किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी खड़ा हो, क्योंकि उसको यहाँ से ये डिस्टेंस हमेशा एक्स रहेगा, क्योंकि स्फेरिकल शेप में और उसका जो रेडियस होता है वो हमेशा इक्वल होता है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में खड़ा हो जाए फिक्स डायरेक्शन में, वो पी पे जब आएगा तो वो मिनिमम डिस्टेंस से ही आएगा। ये थोड़ा वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजिंग है और ये थोड़ा 3D इमेजिनेशन मांगता है, आप उसको प्लेस करो माइंड में कि एक बॉल पे मैं खड़ा हुआ हूँ जो कि स्फेरिकल बॉल है, जो कि अर्थ है, अब मैं इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में चलता हूँ एक्स डायरेक्शन पे, अब ये एक्स डायरेक्शन पे चला यानी ये इसके पीछे गया ना, कैसे समझाऊँ इस चीज़ को, डायग्राम से भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बनाऊँ इसको, माइंड में इमेजिन करके देखो, ये यहाँ से था, ये यहाँ से यूं गया और ये यूं आया, यूं सरफेस पे चला ये यूं, तो ये पाई आर इसने कवर करा, अगर ये पूरा ऐसे चल जाता तो 2 पाई आर, यानी सर्कमफेरेंस पे चल रहा है, आप ये कहीं पे भी जाए, किसी भी पॉइंट पे जाए, ये रेडियस वहीं पे पहुंच गया है, तो ये जहाँ पे भी जाएगा किसी भी फिक्स डायरेक्शन के अंदर ये हमेशा कितना डिस्टेंस करेगा, सेम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस होगा, क्योंकि रेडियस से आप कहीं पे भी जाओगे वो मिनिमम डिस्टेंस ही, सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस पे ही जाओगे और वहीं से वापस आओगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। If x and y are two digit prime numbers such that y is obtained from x by interchanging it digit and x minus y is 36, what is the value of the xy की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को समझो, प्राइम 2 डिजिट प्राइम नंबर है, 2 डिजिट प्राइम नंबर है, यानी मैं एक नंबर ले लेती हूँ, x मेरा नंबर ले लेती हूँ मैं, x इज इक्वल टू 10a प्लस b, ठीक है, y मैं ले लेती हूँ इंटरचेंज करने पर तो a प्लस 10b, ये चीज़ ले सकती हूँ, x माइनस वाई का आंसर कितना है 36। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप लोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 36 आएगा। अब यहाँ पे x माइनस वाई को करो तो इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 9a माइनस 9b, 9 को कॉमन ले लो तो a माइनस बी कितना आएगा, ये 36 दे रखा है x माइनस वाई की वैल्यू 36 करोगे तो कितना आ जाएगा 4, a माइनस बी की वैल्यू होनी चाहिए 4, अब 4 से आप कितना ले सकते हो 7 3 ले सकते हो, क्योंकि दोनों एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 7 3 ले सकते हो, 3 और 4 ले सकते हो, 2 डिजिट नंबर। अब 73 इंटू, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 73, y की वैल्यू कितनी है 37, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अब इन दोनों में से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 9 और एक हो जाएगा 21 और ये 0, ये 1, ये 2 और ये 49 और ये 51, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2701, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया ना, ये वाला भी हो गया, ये वाला, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 64 cubes of a side 2 centimeter each are combined to form a cube of side 8 centimeter. If 4
of the smaller cubes along the diagonal of a surface are removed from the surface of the large cube. Which one of the following statement about the surface area of this solid object is true? इनमें से कौन सी चीज़ है जो सॉलिड एरिया के बारे में ट्रू होगी? ये चीज़ हमसे पूछी गई है. ये क्वेश्चन वापस से थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला भी है, लेकिन अगर प्रीवियसली इसको किसी ने कर रखा हो तो वो इसका आंसर कर देगा. ठीक है. 64 cubes of side 2 centimeter each of combined to form a cube of side. इसको पहले एक बार 2D में समझते हैं. एक क्यूब है. इस क्यूब में से मैंने क्या करा, मैंने एक छोटा सा, इसमें से बहुत सारे ब्लॉक्स थे. ठीक है. अरे यार ये गलत बना दिया मैंने. 4 में ही करती हूँ मैं इसको ना, तो 4 में आपको समझ में भी आ जाएगा. एक बॉक्स है, ये स्क्वायर समझ लो. ठीक है. या फिर रेक्टेंगल बन गया. मैंने इसको 8 का कर दिया. मैं बढ़ाती जा रही हूँ, उसको बढ़ाती जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ समझानी है, इसलिए बढ़ा रही हूँ. अब देखो, अब मेरी बात सुनो. जैसे ये सरफेस है, अब ये अगर मैं इस क्यूब को यहाँ से निकाल दूँ, इस क्यूब को यहाँ से निकाल दूँ 2D में, तो वॉल्यूम तो क्या होगी, कम, लेकिन सरफेस एरिया तो बढ़ गया. ये देखो, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, दिखने वाला सरफेस एरिया. तो वही चीज़ 3D के अंदर भी होती है. इन्होंने क्या बोला है, 64 क्यूब्स हैं जिनके 2 सेंटीमीटर की लेंथ है, साइड है. फिर उनसे बोला गया है कि वो कंबाइन करेगा, एक 8 सेंटीमीटर का क्यूब बनाया गया. ठीक है. इफ 4 ऑफ द स्मॉलर क्यूब अलॉन्ग विद द डायगोनल ऑफ द सरफेस, अगर 4 आप उसमें से निकाल देते हो तो सरफेस एरिया पे क्या होगा, वॉल्यूम जो होगी वो तो घटेगी, वॉल्यूम घट गई, लेकिन जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो सरफेस ज़्यादा दिखने लग गया है. तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी. दिखने लग गया, ये मैं गलत लैंग्वेज बोल रही हूँ, दिखने लग गया नहीं है. बस आप इतना समझ लो यार. देखो, इस चीज़ को सिंपल से समझो. यहाँ पे देखो, आपके पास एक कंटेनर है. कंटेनर के अंदर आपने 8 बॉल्स रख रखी है. अब 8 बॉल्स में से आपने 4 बॉल्स निकालनी. ठीक है. और वो एक दूसरे से कॉम्पैक्ट थी. अब आपने जैसे ही 4 बॉल निकालोगे तो वॉल्यूम तो कम हो जाएगा ना. आपने 4 बॉल निकालनी 8 में से, तो 4 ही बची, तो वॉल्यूम तो कम हो जाएगा. लेकिन अब उनके पास ज़्यादा एरिया हो गया ना फैलने के लिए, तो सरफेस एरिया उनका ज़्यादा हो जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट about the Organization for Security and Cooperation in the Europe are correct? ये चीज़ हमसे पूछी गई है. इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, किसके बारे में, OSCE के बारे में. तो ये अभी हम देखेंगे, कर लेते हैं. चलो, ये बड़ा है, ये क्लियर भी नहीं है. मैं इसको छोटा कर रही हूँ. छोटा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्लियर इमेज नहीं आ रही थी. ठीक है. अब मैं इसको खोल के दिखा सकती हूँ. यहाँ पे देखो, अभी भी नहीं आ रही है. चलो छोड़ो. देखो, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड द कॉपरेशन इन द यूरोप इज़ अ रीजनल सिक्योरिटी ओरिएंटेड इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके मेंबर जो है यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, एशिया के अंदर है. इट्स मैंडेट इंक्लूडिंग इशूज़ लाइक आर्म्स कंट्रोल के बारे में बात करता है, ह्यूमन राइट के बारे में बात करता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में बात करता है. ठीक है. इसके अंदर एम्प्लॉय है, ये चीज़ हमें मतलब नहीं है. इसके सेक्रेटरीट है वियना के, ऑस्ट्रिया के अंदर. और ये ऑब्जर्वेटर स्टेटस किसको दे रखा है, यूनाइटेड नेशंस को. इसका ये फ्लैग होता है ऐसा, इसका ये लोगो है. इतनी सारी कंट्रीज़ वर्ल्ड की इसके अंदर पार्ट है. सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज दे रखी है इसकी, इंग्लिश, फ्रांस, जर्मन, इटालियन, रशियन और स्पेनिश. अब हमसे ये चीज़ पूछी गई है सबसे पहले, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1975 के अंदर हुआ था. कोल्ड वॉर जब चल रहा था तब कोल्ड वॉर पता है ना, ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर शुरू हो गया था, अमेरिका और रशिया के अंदर. तो उस चीज़ के बारे में है. ठीक है. अब हमसे बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टोटल 57 स्टेट्स फ्रॉम यूरोप, सेंट्रल एशिया एंड अमेरिका. ये चीज़ 57 स्टेट हैं. देखो, ये स्टेट कहना, एग्जैक्ट फिगर तो मुझे भी नहीं पता है क्योंकि यहाँ पे भी दे नहीं रखा और मुझे पता भी नहीं है इस बारे में. चलो आगे देखते हैं हम, मुझे भी नहीं पता. ठीक है. उसके बाद हमसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट वाला चीज़ क्या है, इट्स ऑफर्स अ फोरम फॉर पॉलिटिकल नेगोशिएशन, डिसीजन मेकिंग इन द अर्ली वार्निंग, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, क्राइसिस मैनेजमेंट एंड द पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिहेबिलिटेशन. ये सही है.
OSCE हैज़ अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग मिलिट्री सिक्योरिटी, ये तो बिल्कुल गलत है. डिसीजन ऑफ OSCE आर लीगली बाइंडिंग, ये भी गलत है. लीगली बाइंडिंग जनरली नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में होता है. तो ये सारे गलत हो गए. 3 और 4. इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए. अगर मुझे ये चीज़ नहीं पता थी 57 स्टेट हैं या नहीं है, तब भी मेरा इसका करेक्ट आंसर दैट इज़ 1 एंड 2. ठीक है, आंसर की आएगी जब उसको चेक करना. अब यहाँ पर देते हैं, ये चीज़ हो गई. अब बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्विड इज करेक्ट. क्विड किसके द्वारा है? 4 मेंबर्स हैं इसके अंदर. इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है और जापान है. फ्रांस नहीं है. तो फर्स्ट तो गलत हो गया. फर्स्ट गलत हुआ तो आंसर हो गया इसका C. मैरीटाइम कॉपरेशन इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर बाइंडिंग फोर्स है. द क्वाड मेंबर्स फॉर्मिंग अ वर्किंग ग्रुप ऑन कोविड-19 वैक्सीन, ये भी सही है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3. द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज स्टैब्लिश अंडर द स्टैचू ऑफ, किसके? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किसके अंदर स्टैब्लिश करा गया था? तो इसका आंसर है द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंदर. ठीक है. अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज. ये यूनाइटेड नेशंस की मैंने साइट से लिया है. हमसे पूछा गया कि कौन सी नहीं है. कौन सी है? अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है. जर्मन नहीं है. तो हमसे पूछा गया विच वन इज़ नॉट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D. तो हमारा इसका आंसर है D. 50 हो गया. अब आगे चलते हैं. द मैथड यूज फॉर द सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ द टू मिससिबल लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट. जब दो डिफरेंस, मतलब ऐसी जो दो चीज़ें जिनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस है, दो लिक्विड है, अब उनके अंदर हमारे पास जो डिफरेंस है वो हम देख सकते हैं. तो हम कौन सी चीज़ें जो यूज़ करेंगे उनके डिफरेंस को निकालने के लिए, तो आप वो कौन सा मेथड यूज़ करोगे? हमसे वो चीज़ पूछी गई है. तो वो चीज़ क्या होगा? सिंपल डिस्टिलेशन. देखो, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन जो वॉशिंग मशीन के अंदर यूज़ होता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट, ये चीज़ नहीं होगी. फिल्ट्रेशन भी नहीं होगा. इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल डिस्टिलेशन. 2 पॉइंट है ना जिनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, तो जैसे डिस्टिल करोगे उन चीज़ का आंसर आ जाएगा. मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए. अब नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है? ये चीज़ पूछी गई है. अलॉयज आर मिक्सचर, alloys are compound, alloys are always made up of metal, all alloys contain carbon as one of their component, ये भी चीज़ गलत है. सारे अलॉय में कार्बन होते हैं, ये भी गलत है. सारे अलॉय जो होते हैं वो मेटल के होते हैं, ये भी गलत है. ऑल अलॉयज आर कंपाउंड, ये भी गलत है. ऑल अलॉयज आर मिक्सचर, ये चीज़ सही है. जो अलॉयज होते हैं वो क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं. ठीक है, तो ये सही हो जाएगा. द कॉमन एलिमेंट इन द ग्रेफाइट, फ्लोरेंस, डायमंड एंड ग्रेफीन इज कार्बन. कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं. ये चीज़ पढ़ी है शायद 8th क्लास के अंदर, जहाँ पे हेक्साडायगोनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था. फ्लोरेंस के बारे में हमने, डायमंड के बारे में स्ट्रक्चर पढ़ा था, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा था. द गैस जनरेट इन रिएक्टिंग जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज. कौन सी जो गैस है वो बनती है? तो रिएक्शन देख लेते हैं. जिंक प्लस H2SO4. करोगे तो क्या बनेगा? ZnSO4 और H2 इसमें बाहर आ जाएगा. तो क्या बनी हमारे पास? हाइड्रोजन. और ये कौन सा रिएक्शन हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ तो, और इसके अंदर बाहर कौन सी आई मेरे पास? हाइड्रोजन गैस. तो आंसर क्या हो जाएगा? C. एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट इज नोन एज अ ब्राइन. दिस सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड. NaCl होता है शायद इसका आंसर. आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो NaCl होता है ना, NaCl प्लस H2O, वो ब्राइन जो होता है वो NaCl H2O के अंदर बोला. ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कूलेंट की तरह भी यूज़ करा जाता है कुछ ऐसा. ये सब छोड़ो, लेकिन सॉल्ट के बारे में बात करी गई है. ब्राइन जो एक्वस सॉल्यूशन में यूज़ करा जाता है वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड. ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन 56 हमारा कौन सा है? चलो, कौन कौन सी कमेटी है जो ये पूछी गई है, स्टार्ट करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन आर नॉट एसोसिएटेड विद द पब्लिक सर्विस इन इंडिया. कौन सा कमीशन है जो पब्लिक सर्विस से जो एसोसिएटेड नहीं है? इसका आंसर है राधाकृष्णन कमीशन. मैं जो चारों कमीशंस के बारे में बात करी गई है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं. सिविल सर्विस, एचिंगसन कमीशन जो आया था, इसने मैक्सिमम एज ऑफ द एंट्री इनटू द सिविल सर्विस वाज 23 करी थी. स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस वर टू बी अबॉलिश करी थी. साइमल्टेनियसली एग्जामिनेशन इन इंग्लैंड एंड इंडिया वर टू बी हॉल्टेड. इंग्लैंड के अंदर जो एग्जाम और इंडिया के अंदर होना था उसको रोका गया था. फिर ली कमीशन, एचिंगसन कमीशन समझ में आ गया कि उन्होंने मैक्सिमम एज करी थी सिविल सर्विस के अंदर 23. फिर उसके बाद बात करते हैं हम ली कमीशन. ली कमीशन क्या होता है? प्रिसाइडेड बाय द लॉर्ड ली ऑफ फरियम. ये चीज़ छोड़ो,
गवर्नमेंट के द्वारा 1923 के अंदर इसको स्टैब्लिश करा गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इट्स गोल वॉज टू इन्वेस्टिगेट द एथिक मिक्स ऑफ इंडियन हायर पब्लिक सर्विस, ऑल इंडियन सर्विसेज सेपरेटेड द कमीशन इनटू 2 डिवीजन इन 1924। जो एथिक्स रिलेटेड जो चीज़ें थी उसके बारे में पब्लिक सर्विस के अंदर जो डील कर रहा था वो ली कमीशन डील कर रहा था, जो कि 1923 के अंदर स्टैब्लिश करा गया था। फिर इलिंगस्टन जो कमीशन आया था 1912 के अंदर, ये रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस पेन था। इसको ये चीज़ बोली जाती है, इट मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन, इट रिपोर्ट सबमिटेड इन 1717, वन रिक्रूटमेंट टू द सुपीरियर पोस्ट शुड बी मेड पार्शली इन द इंग्लैंड एंड पार्शली इन द इंडिया। इसने ऐसे बात करी थी कि एक रिक्रूटमेंट होगा जो सुपीरियर पोस्ट के लिए होगा, जिसका आधा काम इंग्लैंड के अंदर होगा और आधा इंडिया के अंदर होगा। राधा कृष्णन कमेटी जो थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से कनेक्टेड है, ये पब्लिक सिविल सर्विस कमीशन से कनेक्टेड नहीं है। इसने सजेस्ट करा था कि इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन हायर एजुकेशन बाय सेटिंग अप ऑफ यूजीसी। इट वाज सेट अप टू इंक्वायर द इनटू द रिक्वायरमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन इन इंडिया। इसका किस लिए स्टैब्लिश करी गई थी कि हायर एजुकेशन के अंदर इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो इस राधा कृष्णन एजुकेशन से, और ये जो तीनों सर्विसेज हैं वो किससे रिलेटेड है, सिविल पब्लिक सर्विस से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 56 का डी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द लोकहितवादी, इनमें से कौन सा लोकहितवादी है, तो ये जो है राव बहादुर गोपाल हरि देशमुख, उनको लोकहितवादी कहा जाता है। ये इंडियन एक्टिविस्ट, थिंकर, सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, राइटर थे महाराष्ट्र से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर है, गोपाल हरि देशमुख, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच करनी है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। यहाँ पे हरप्पन साइट दे रखी है, लोकेशन दे रखी है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरप्पन साइट जो होती है वो नॉर्मली पूछ ली जाती है। देखो सबसे पहले आपको पता है कालीबंगान कहाँ पर है, राजस्थान में, तो सी का 2 है, सी का 2 है यानी ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ठीक है। तो कालीबंगान है राजस्थान में, ये रही कालीबंगान। फिर राखिनगिरी, ये रही यहाँ पर, हरियाणा में, राखिनगिरी हरियाणा में हो गई। तो ये इसका आंसर हो गया डी, क्योंकि राजस्थान के इधर हरियाणा ही है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। आंसर क्या हो गया इसका ए। नागेश्वर कहाँ पे हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3 सौराष्ट्र में, और आलम गिरपुर कहाँ पर हो गया हमारा यूपी में। देखो राखिनगिरी ये विलेज आर्कियोलॉजिकल हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और आलम गिरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यमुना रिवर के पास में बसी हुई है। तो यहाँ पे कहाँ पे होगी, मेरठ डिस्ट्रिक्ट यानी उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर यूपी हो गया। तो इसके हिसाब से देख लेना, आंसर वैसे भी मैंने बता दिया है, लेकिन ये सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है। साइट पूछ लिया इन्होंने इस बार। 58 हो गया, 59 करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द बुक्स एंड ऑथर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सी बुक है और ऑथर है जिसके जो ऑथर है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। अब सबसे पहले मैं बताती हूँ बंदी जीवन, बंदी जीवन ये यूपीएससी की फेवरेट बुक है, सचिंद्र सन्याल, तो ये चीज़ सही है, ये देखो। फिर उसके बाद पूछा है द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ये भगवती चरण बोरा की है, ये चीज़ सही है। भगवती चरण बोरा, मुझे ना इसका पेज प्रिंट नहीं मिला, जैसे इस बुक का तो मैंने कवर पेज लगा दिया, वैसे इसका मिला नहीं, तो मैंने यहाँ लिखा दिया कि इंटरवेंशन है डिबेट अमंग द नेशनलिस्ट सर्कल हु रोल ऑफ द वायलेंस इन द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ऑफ द इंडिया। जो कॉलोनियल वायलेंस का यूज़ करते थे, वायलेंस का क्या इंपॉर्टेंस है एंटी कॉलोनियल रूल के अंदर, उसके बारे में बात कर दिया। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, इंडिया अनरेस्ट जो है वो वैलेंटाइन शेरोल की बुक है, ना कि एनी बेसेंट की, तो ये तो गलत है। तो हमसे नॉट करेक्ट पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। और यहाँ पे देशर कथा जो है सक्षम सखराम गणेश, इनकी बुक है, ये देख लो। ये क्लोज एसोसिएट किसके थे, सर अरबिंदो घोष के थे। ये देखो बांग्ला में लिखा हुआ है, मुझे पता नहीं है सही है कि नहीं है, क्योंकि मैंने सर्च करा था तो गूगल पे ये चीज़ आई थी, इसलिए मैंने इसका ये लगा दिया है। लेकिन पब्लिश द बुक एंटाइटल्ड एग्जॉस्टिव डिटेल्स द ब्रिटिश कमर्शियल एंड द इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, जो उन्होंने एक्सप्लॉइट करा था इंडिया को, उसके बारे में बात करी गई है। तो सारी सही है, सिर्फ एनी बेसेंट वाली गलत है। तो इंडियन अनरेस्ट किसकी है, ये इंडियन अनरेस्ट है वैलेंटाइन शेरोल की बुक है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, कवर पेज भी थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा कभी तो याद आ जाएगा। सचिंद्र सन्याल की है बंदी जीवन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंपॉर्टेंट मेकर्स फॉर द आर्कियोलॉजिकल टू आइडेंटिफाई एन आर्कियोलॉजिकल साइट एज अ सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन में हेल्प करती है इसको बताने के लिए। तो अब देखो इसका, एविडेंस ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज द स्टोन नॉड्यूल्स होल शेल, ये बात सही है, स्टोन के नॉड्यूल्स वगैरह कुछ बने हुए मिलेंगे तो हेल्प करेंगे। जोग्राफिकल एक्सपेंशन,
ये सेंटर ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन में बताने में ऐसी कोई हेल्प नहीं करती। एविडेंस ऑफ द अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, रिजेक्टेड एंड वेस्ट मटेरियल, ये भी हेल्प करते हैं। एविडेंस ऑफ द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट पोट्री, ये भी हेल्प एक तरह से नहीं करती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये सारी चीज़ें उन चीज़ को डिस्कवर करने में हेल्प करती है, लेकिन हमसे ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है, और सेंटर कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे अनफिनिश्ड, देखो जहाँ पे कारखाना होगा ना, तो जहाँ पे अब जो रॉ मटेरियल आएगा, तो रॉ मटेरियल पूरा यूज़ नहीं होता, उसमें से यूजफुल चीज़ें यूज़ कर ली जाती हैं और उसकी जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको फेंक दिया जाता है। तो जो रिजेक्टेड माल होगा ना, वो हमेशा सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, जहाँ पे काम हो रहा होगा, जहाँ कारखाना होगा ना, वहीं से मिलेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 and 3। इन ह्यूमन यूरिया इज मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फूड। जो यूरिया होता है वो किसके मेटाबॉलिज्म से फॉर्म होता है, तो वो होता है नाइट्रोजन्स कंपाउंड, और वो किससे प्रोड्यूस होता है, अमोनिया अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड्स प्रोटीन से रिलेटेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। द लिम्स इज मेनली फाउंड फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड एंड इज सराउंडेड बाय द सेल। द मेन डिफरेंस बिटवीन द ब्लड एंड लिम्स, ब्लड के अंदर और लिम्स के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है, हमसे ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है, तो लिम्स डज नॉट कंटेन रेड ब्लड सेल, ये चीज़ सही है। रेड ब्लड के अंदर तो रेड भी होते हैं, WBC वाइट भी होते हैं, लेकिन लिम्स के अंदर रेड ब्लड सेल नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। सिंपल है, फर्स्ट ऑप्शन में आगे आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड द फैट, एंजाइम्स सच एज एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपिड्स आर रिक्वायर्ड। इट इज सिक्रेटेड इनटू डोडेनम थ्रू। ये किसके द्वारा सेक्रेट करा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा। ये जो बायो है ना, बायो के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे NCERT से निकल जाएंगे। NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ना, रट लेना। लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मसल्स ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और रनिंग। इट इज फॉर्म्ड लैक्टिक एसिड, आपके क्रैम्प्स आते हैं, क्रैम्प्स जो होते हैं ना, वो लैक्टिक एसिड, क्रैम्प्स जो होते हैं ना मसल्स में, वो इसी कारण आते हैं। वो क्यों आते हैं, उसका रीज़न ही ये है कि यहाँ पे ग्लूकोज के साथ रिएक्ट होकर टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है वो टूटता है, और इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और इसको अगर ये टूटता है ना, तो फिर ये बनता है C3H6O3, और ये लैक्टिक प्लस लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्लूकोज को तोड़ के फिजिकल, ये NCERT में लाइन दे रखी है, पढ़ना वहाँ से मिल जाएगी। फिजिकल डेफिशिएट इन द यूनियन बजट। फिजिकल डेफिशिएट क्या होता है यूनियन बजट में, ये सबको पता है। फिजिकल डेफिशिएट क्या होता है, द सम ऑफ द बजटरी डेफिशिएट एंड द नेट इंक्रीज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग, ये चीज़ होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट। इस चीज़ को छोड़ दो, ये क्वेश्चन क्योंकि ये 2023 में, तो ऑब्वियसली बात है रिपीट नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट है। Adequacy of the foreign exchange reserve to a country is captured by which one of the following indicator। Adequacy जो है फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज की इंडिया के अंदर या फिर किसी भी करेंसी के अंदर, तो वो कैसे मेजर करी जाती है, हमें कैसे पता चलता है कि हमारे पास इनफ फॉरेक्स करेंसी बची है। रिजर्व टू इम्पोर्ट रेशियो, रिजर्व टू एक्सटर्नल डेट रेशियो, रिजर्व टू GDP रेशियो, रिजर्व टू मॉनिटरी एग्रीगेशन। तो इसका जो आंसर होगा ना, वो है सारी ही चीज़ों के द्वारा, सारी ही चीज़ों से। इंपोर्ट रेशियो भी देखा जाता है, एक्सटर्नल डेट रेशियो भी देखा जाता है, GDP भी देखी जाती है, और मॉनेटरी एग्रीगेटर्स भी देखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। इफ ऑल द पीपल ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज द प्रपोर्शन ऑफ इनकम दे सेव, द टोटल वैल्यू ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी विल ईदर इंक्रीज और रिमेन अनचेंज। दिस फिनोमेना इज नोन एज, ये अभी आगे करते हैं। अब ये सारे चारों चीज़ें समझा देती हूँ। इसका वैसे तो आंसर है पैराडॉक्स ऑफ थेफ्ट। मतलब ऐसा बोला गया है कि अगर पीपल है एक इकनॉमी के अंदर इंक्रीज़ करते हैं अपनी इनकम का, सेविंग का, तो जो इकनॉमी है, मतलब सेविंग अगर उन्होंने अपनी इंक्रीज़ कर दी, तो जो ओवरऑल है सेविंग है इकनॉमी के अंदर, वो इंक्रीज़ होगी या फिर रिमेन अनचेंज रहेगी। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊं कि एक इकनॉमी है, उसमें जैसे अपनी इंडिया है, इंडिया के अंदर लोगों ने कोरोना आया था, तो क्या कोविड के अंदर सेविंग को इंक्रीज़ कर दिया था, सेविंग को इंक्रीज़ कर दिया था, तो जो टोटल सेविंग हुई थी पूरी कंट्री की, जो इंडिया की सेविंग जो RBI नापता है, तो जो सेविंग हुई थी इकनॉमी की, वो या तो डिक्रीज़ हो जाती है और अनचेंज रहती है। तो ऐसे फिनोमेना को क्या कहते हैं, उसको पैराडॉक्स ऑफ थेफ्ट कहते हैं। समझो इसको।
an economic theory that argued that personal saving can be detrimental to overall economic growth. It is based on the circular flow of the economy in which current spending drives further spending. It calls for lowering of the interest rate to boost spending लेवल्स ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक रिसेशन. इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है तब ऐसा होता है कि जब जो पर्सनल सेविंग होती है वो किस पे डिटरमाइन करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटरमाइन करती है. उसको पैराडॉक्स ऑफ थेफ्ट कहा जाता है. प्रॉस्पेरिटी पैराडॉक्स आइडेंटिफाई करता है लिमिट ऑफ द कॉमन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल विच टेंड्स टू बी टॉप डाउन एफर्ट्स एंड ऑफर अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ बेस्ड ऑन द एंटरप्रेन्योर एंड द मार्केट क्रिएटिंग इन इनोवेशंस. यहाँ पे क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी पैराडॉक्स आइडेंटिफाइज करता है, एक लिमिट करता है कॉमन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल्स की, जिसके अंदर क्या होता है, टॉप से डाउन अप्रोच होती है, जिसके अंदर न्यू फ्रेमवर्क होता है. किससे रिलेटेड होता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है, जिसपे एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड होती है और मार्केट इन्वेस्टमेंट बेस्ड होता है. क्राउडिंग इन इफेक्ट और क्राउडिंग आउट इफेक्ट समझ लो. क्राउडिंग इन इफेक्ट क्या होता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, increased government spending ultimately decreasing private sector spending. This is due to the higher cost of the loans and the reducing income that can result when the government increase tax or borrows by selling treasuries to obtain more revenue for its own spending. क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है क्राउड आउट करना, यानी प्राइवेट जो गवर्नमेंट क्या होती है वो अपनी स्पेंडिंग ज़्यादा करने लग जाती है और जो प्राइवेट सेक्टर को है ना उससे मार्केट से हटाने लग जाती है. उस चीज़ को हम कहते हैं क्राउडिंग आउट. और क्राउडिंग इन इसके अपोजिट हो जाएगा. गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है ताकि प्राइवेट ज़्यादा स्पेंड करे, उसके अंदर प्राइवेट का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए. तो इसलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ इस चीज़ को. जैसे एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी के अंदर, वैसे इंडिया के अंदर एटॉमिक एनर्जी से स्पेस में समझाती हूँ आपको. स्पेस के अंदर क्राउडिंग आउट इफेक्ट है, पहले था अब नहीं है. क्राउडिंग आउट इफेक्ट में क्या हुआ, स्पेस सेक्टर को गवर्नमेंट ने पूरा अपने अंदर ले लिया. उसने अपनी जो स्पेंडिंग है वो इंक्रीज़ करती गई, इसलिए प्राइवेट सेक्टर ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करा. वो क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहलाया. वहीं क्राउडिंग इन इफेक्ट होता है जिसके अंदर जैसे गवर्नमेंट ने रोड फैसिलिटीज़ अच्छी करी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी करी, टाइमली मैनेजमेंट, इंस्पेक्टर राज जो सिस्टम, लाइसेंस का सिस्टम था वो घटा दिया, टाइम पीरियड घटा दिया, ऑनलाइन डिलीवरी कर दी, ऑनलाइन सारी मैनेजमेंट कर दिए, क्विकली रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज़ करा. तो ये जो सारी चीज़ें करी ताकि प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट हो सके इंडिया के अंदर, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्राउडिंग इन इफेक्ट. समझ में आ गया. लेकिन यहाँ पे पर्सनल इकोनॉमी की बात कर रही है जो किस पे इम्पैक्ट करेगी, ओवरऑल इकोनॉमी पे. तो वो हम किस में बात करते हैं, पैराडॉक्स ऑफ थ्रेफ्ट के अंदर. तो ये चीज़, ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The bank are required to maintain a certain ratio between their cash in hand and total assets. The ratio is known as, उस रेशियो को हम क्या कहते हैं, जो बैंक क्या करता है अपने हाथ में अंदर रखता है, सबको पता है, SLR. और CRR कहाँ पे रहता है, रिजर्व बैंक के अंदर, RBI के पास रहता है हर बैंक का. और SLR क्या होता है, बैंक खुद सेल्फ अपने पास रखता है जिसको, और ये तो शायद 4% अप्रॉक्स चलता है, 4 के आसपास चलता है, या 21-22 के आसपास चलता है. स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो जो बैंक खुद अपने पास रखता है, RBI उसकी लिमिट फिक्स करता है. सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय इतना. ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन गलत है. आप गलत क्यों कह रही हो, अब मुझे नहीं पता यूपीएससी इसको सही मानता है या गलत मानता है. देखो क्योंकि है ना, ये क्या tan कॉस्ट ओमेगा 10, ये क्या है, ये y की इक्वेशन, ये चीज़ गलत दे रखी है. टाइम पीरियड क्या दे रखा है, 2 पाई ओमेगा दे रखा है, विल बी. अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है. अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व, थोड़ा सा इस चीज़ को देखो. y ये दे रखा है हमें tan कॉस ओमेगा t, ये अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो ये पता होगा. फिर टाइम क्या होता है हमारा, टाइम पीरियड होता है पाई/2 ओमेगा, ये चीज़ होती है हमारे पास, हमें ये चीज़ पता है. वेलोसिटी हमारी क्या होती है, dy/dt. एक बार इसका करोगे तो डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा, ये 10 × 10 ओमेगा का स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी. फिर d² एक्सेलरेशन क्या होता है, d²y/dt का स्क्वायर, तो dt का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1000 का ओमेगा का स्क्वायर माइनस कॉस ओमेगा t WT/π/2, ये चीज़ हो जाएगी. इसको सॉल्व करोगे तो ये कॉस्ट, ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1000 ओमेगा स्क्वायर. 1000 ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे कहीं पे भी आंसर नहीं है. अब अगर मैं दूसरे से करूँ, इसको 10 को हटा दें यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आया कैसे लिखा हुआ है. इसको ही करते हैं tan कॉस ओमेगा टी को, तो dy/dt ये क्या होना, इसको डायरेक्टली कर दो, एक्सेलरेशन क्या निकलेगा इसका, -10 ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी. ओमेगा टी पे पाई वैल्यू रखोगे, इसकी वैल्यू, टी की वैल्यू क्या है 2 पाई/2, टी की वैल्यू रखोगे पाई/2, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गए, तो ये पाई/2 कॉस पाई/2 90 क्या होता है 0, तो इसके आंसर क्या आ गया 0. तो यहाँ पे dy/t का आंसर क्या आ रहा है 0, तो ये हो गया.
अब इसको कैसे यूपीएससी आंसर कंसिडर करता है या फिर इसको डिलीट करता है मुझे नहीं पता। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक वायर है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, इनको पैरेलल में कनेक्ट करा गया। ठीक है, कनेक्ट कर दिया गया। ओके, अब हमसे क्या बोला गया है, इफ़ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ आर। अब हमसे पूछा गया है कि आर, देखो इसकी लेंथ क्या होगी L/4, इसकी हो गई L/4, इसकी हो गई L/4 और इसकी भी हो गई L/4। तो पैरेलल के अंदर कनेक्शन करोगे, पैरेलल के अंदर इसको जोड़ देना, क्या आ जाएगा, आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी आएगी आपके पास R/4 इंटू 4 करोगे 1/r/, मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रही, R/16 हो जाएगा। अब हमें रेशियो निकालना है, रेशियो क्या है, R/r डैश, तो R की वैल्यू कितनी है, R की है R/16 और अपॉन R, तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा 1/16, इसका आंसर आ जाएगा ए। In a semiconductor, in an experiment, a bar magnet is moved towards a conducting wire loop axially with the magnet north pole facing the loop. If experiment 2, the same process as experiment is repeated except that the south pole of the magnet face the loop, which one of the following statement is true in this context? इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है? अब ये देखो, इसका आंसर देखो, एक लूप है, लूप है, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल और यहाँ पे ये साउथ पोल, एक बार मैं लेकर आ रही हूँ नॉर्थ और साउथ, ये बार यहाँ पे लेकर आ रही हूँ, तो इसमें करंट थंब रूल की तरह ये करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप दूसरी बार लेकर आ रहे हो, दूसरी बार लेकर आ रहे हो, तो यहाँ पे आपने साउथ रखा, यहाँ पे आपने नॉर्थ रखा, करंट ऐसे मूव करेगा। जब इसको साउथ और एन लेकर आओगे, इस बार को यहाँ पे लेकर आओगे, जब इनवर्ड और आउटवर्ड इसको जब आप मूव करोगे तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक से करंट प्रोड्यूस होता है, तो नो करंट, ये तो गलत है, मोर करंट विल बी फ्लो, ये तो गलत है, ये दोनों गलत है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप विल बी सेम, ये गलत है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप विल बी अपोजिट नेचर इन बोथ द एक्सपेरिमेंट, इसका आंसर है ए, क्योंकि दोनों में ही अपोजिट होगा। देखो यहाँ पर ये थंब रूल लगाना है यहाँ पे, उसके हिसाब से होगा ये वाला क्वेश्चन, ये यहाँ से और ये यहाँ से जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू करता है। अगर आप स्ट्राइट मोशन करोगे तो मोशन इस साइड है, मोशन इस साइड है, तो करंट का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थंब रूल जो पढ़ा था फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, उस पर भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर PYQ के अंदर, तो वो क्वेश्चन उसको अप्लाई करना, तो इसका आंसर निकल जाएगा। अब देखो ये वाले सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, ये भी क्वेश्चन हो गए। 73 ये करते हैं, अब 73 कर लेते हैं, 74 कर लेते हैं, 75 कर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं इसको, फिर आगे करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द चेंज इन द सीजन ऑफ द अर्थ। सीजन ऑफ अर्थ कौन करता है, रोटेशन या रेवोल्यूशन, सबको ये ज़्यादा रहता है। सीजन ऑफ अर्थ के लिए रेवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल होता है और टिल्ट ऑफ अर्थ होते हैं, दो चीज़ें होती हैं सीजन के लिए। रोटेशन जो होता है वो डे और नाइट के लिए होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सिंपल। ओके सॉरी, देखो यहाँ पे मैंने पढ़ा नहीं, रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द सन। मून से हमें क्या मतलब है, हमें तो अर्थ से मतलब है ना, अर्थ के सीज़न के बारे में बात करते हैं। देखो मैंने भी ये गलती कर दी, पेपर में कभी ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि सीजन रेवोल्यूशन से होते हैं और टिल्ट ऑफ द अर्थ होते हैं, तो मैंने ये चेक नहीं करा। फिर मैंने जैसे टिल्ट देखा तो मैंने देखा यहाँ पे तो करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है तो दो कैसे हो सकते हैं, फिर मैंने देखा यहाँ पे तो मून लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए आंसर, टिल्ट ऑफ द अर्थ दो चीज़ों से होते हैं सीजन, टिल्ट से और रेवोल्यूशन से। और डे और नाइट किससे होता है, रोटेशन से, रोटेशन से होता है हमारा डे एंड नाइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, consider the following statement: the great northern plain are formed by basin of the three distinct river system, the Indus, Ganga and the Brahmaputra. northern plain इन तीनों से बना हुआ है, ये चीज़ ठीक है। they are one of the most densely populated area on the earth, ये भी चीज़ कह सकते हैं क्योंकि नदियों के पास में ज़्यादा डेंसिटी होती है। Between the Yamuna and the Delhi and the Bay of Bengal, nearly 160 kilometer away, there is a drop of only 200 meter in the elevation. ये भी चीज़ अगर आप तुक्का लगाओ ना तो ये चीज़ सही कर सकते हो, तो इसका आंसर 1 2 3 होगा। बताऊँ क्यों, एक चीज़ समझो, जब है ना आप लोगों ने ना रिवर की लाइफ साइकिल पढ़ी होगी, तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा कि यहाँ से जब वो निकलती है वी शेप वैली बनाती है, यंग स्टेज के अंदर होती है, बहुत शार्प स्टीप से निकलती है, फिर धीरे 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 यहाँ पे क्या होता है, वो एकदम प्लेन्स के अंदर आ जाती है और यहाँ पे उसका जो एलिवेशन होता है वो खत्म होता जाता है। तो बिटवीन द यमुना एंड दिल्ली, द बे ऑफ बंगाल,
किसके बीच में, यमुना एट दिल्ली, दिल्ली से बे ऑफ बंगाल के बीच में जो नियरली 600 किलोमीटर अवे डिस्टेंस है यहाँ पर, लेकिन जो ड्रॉप है वो सिर्फ 200 मीटर का है, क्योंकि वो प्लेन्स में एंटर कर गई है, यहाँ पे जितनी ज़्यादा हाइट नहीं होती, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैनी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन चेन एग्जिस्ट बीनेथ द सी। हाँ, हम कह सकते हैं कि ये चीज़ सही है, ठीक है। सम माउंटेन चेन्स आर रिवील्ड एज अ आइसलैंड आर्क, आपको पता है वॉल्केनिक जो होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होता है सी के अंदर, वो आइसलैंड बन जाते हैं, तो ये चीज़ सही है। द मिड ओशनिक रिज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन, ये भी सही है। मिड ओशन रिज पता है ना, जहाँ पे जापान है, और यहाँ पे मिड ओशन रिज पड़ी भी होगी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर पड़ा होगा, मिड ओशन रिज जो है वो वहीं पर है, ठीक है, फॉल्ट लाइन जो है। द मिड अटलांटिक रिज राइज 33 मीटर्स अबाउ द, ये तो गलत है, 33 मीटर्स, ये बिल्कुल गलत है, 4th गलत है, और 1 2 3 सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो यहाँ पे 75 तक हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस जो है, हम आगे वाले क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट बार करेंगे। थैंक यू।